जब से मैं बच्चा था मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई थी, दुनिया में अनगिनत औरतें हैं, अगर वो धोखा दे तो बस उसकी जगह दूसरी ले आओ। इसलिए जब मैं अपनी 3 साल की गर्लफ्रेंड को बारिश में किसी और मर्द के लिए छाता थामे देखता हूँ, यह सोचते हुए कि उसने इसे पूरी तरह छुपा लिया है, तो मैं चुप रह जाता हूँ। शांति से मैं तस्वीरें खींचता हूँ, फिर मैं उसका बारिश में उस जूनियर को किस करते हुए का वीडियो कैपिटल यूनिवर्सिटी में सबको भेज देता हूँ। जैसे ही वो वीडियो आता है, हमारे साझा दोस्तों के कमेंट्स पलों में स्क्रीन भर देते हैं। वो सब पागलों की तरह घबरा रहे हैं और मुझे कोई हैरानी नहीं होती। आखिरकार सब जानते हैं कि जेसिका उस वक्त मुझ पर कितनी दीवानी थी। उसने 2.5 साल तक लगातार मेरा पीछा किया, 88 बार मनाया, तब जाकर मैंने हाँ कही। मैं अपडेट्स देखता रहता हूँ और अचानक महसूस होता है कि उसका जो 100% प्यार था वो अब आधा आधा बंट गया है, आधा मेरे लिए और बाकी आधा चुपके से किसी और को। मैं उसके पास जाकर कोई सफाई नहीं मांगता, बेचारे बॉयफ्रेंड का नाटक नहीं करता, बस चुपचाप अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता हूँ, बैग पैक करता हूँ और बिना पीछे मुड़े घर से निकल जाता हूँ। अगली सुबह तड़के जेसिका को उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया का फोन आता है। जेसिका, क्या किसी गधे ने तेरे दिमाग पर लात मारी है? यह सुनकर जेसिका एक पल के लिए सकते में आ जाती है, लेकिन मिया उसे सोचने का मौका नहीं देती और तुरंत गालियां देने लगती है। इतना अच्छा लड़का था और तूने उसकी कदर नहीं की, किसी और मर्द में उलझ गई। उसने तेरे साथ क्या गलत किया था जो तूने उसके साथ इतनी घटिया हरकत की? गालियां सुनने के बाद जेसिका आखिरकार मिया की बातों में छुपी अहम बात पकड़ती है। वो उछलकर खड़ी हो जाती है। मतलब क्या है तेरा? साफ साफ बता मुझे, मैं पूछ रही हूँ। तू अभी कहाँ है? जेसिका जवाब देने ही वाली होती है कि उसे अचानक याद आता है कि वो अभी भी लियो के साथ हॉस्पिटल में है। शब्द उसके होठों पर ही रुक जाते हैं। मिया को साफ पता चल जाता है कि वो चुप क्यों है और उसका गुस्सा और भड़क जाता है। तू अभी भी उस लियो नाम के लड़के के साथ हॉस्पिटल में है ना? क्या तुझे पता है तेरी फोटो और वीडियो पूरे कैंपस फोरम पर वायरल हो गई है? यह सुनते ही जेसिका का दिमाग भन्ना जाता है। उसे अचानक याद आता है कि कल रात उसके प्लान थे, लेकिन लियो को हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में वो सब भूल गई। वो घबराकर सांस लेती है। लूसियन का क्या वो रात भर केक शॉप पर मेरा इंतजार करता रहा? और सबसे बड़ी बात, जब लूसियन ने वो फोटो देखी होंगी तो उसने क्या सोचा होगा? उसके हाथ कांपते हुए फोन रखती है, फिर उसे दिखते हैं अनगिनत मिस्ड कॉल्स, सब मेरे ही। उसी पल जेसिका का दिल दर्द से भींच जाता है। वो जल्दी से हमारी चैट खोलती है। जब उसे मेरा मिलने का मैसेज दिखता है तो वो मुझे कॉल करके सब समझाने ही वाली होती है, लेकिन तभी लियो उसका हाथ थाम लेता है। जेसिका, क्या तुम यहाँ मेरे साथ रुक सकती हो? जेसिका कुछ नहीं बोलती। वो ठंडेपन से लियो का हाथ अपने हाथ से हटा देती है। उस पल उसकी अक्ल उसे बताती है कि अगर वो तय जगह पर तय वक्त पर नहीं पहुंची तो मैं नाराज हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसे वो पल याद आता है जब मैं उसे जलती हुई इमारत से उठाकर बाहर लाया था। उसका बेचैन दिल धीरे धीरे शांत होने लगता है। नहीं, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए आग में घुस गए थे। क्या वो सिर्फ इस बात पर मुझे छोड़ देंगे? वक्त बीतता जाता है। मैं अपने सामने खाली कुर्सी को देखता रहता हूँ, मिनट दर मिनट। जेसिका अभी तक नहीं आई। तय वक्त से 1 घंटा गुजर चुका है। मुझे निराशा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं बस आमने सामने बैठकर ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन किसी को साफ अंत मंजूर नहीं है। यही सोचते हुए मैं नजरें झुकाता हूँ और जो लिखा था वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता हूँ। कुछ मिनटों बाद कैपिटल यूनिवर्सिटी का कैंपस फोरम फिर से धमाके से भर जाता है। किसी ने मेरी पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया। लिखा था, सिंगल होकर खुश हूँ। मैं ऑनलाइन मचे बवाल को नजरअंदाज करता हूँ और सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता हूँ। वहां पहुंचकर ड्राइवर को कारविला वापस ले जाने को कहता हूँ। मिसेज रीड को बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और फिर अपना फोन बंद कर लेता हूँ। फिर मैं प्लेन में सवार हो जाता हूँ। मेरे उड़ान भरने के 3 घंटे बाद जेसिका आखिरकार हॉस्पिटल से निकलती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि मैं खुद को सिंगल घोषित कर चुका हूँ। यकीन न करते हुए वो मेरी सोशल मीडिया खोलती है, लेकिन उसे सिर्फ एक सपाट लकीर नजर आती है। जेसिका ठिठक जाती है। वो सोचती है क्या मैंने उसे ब्लॉक कर दिया या अकाउंट ही डिलीट कर दिया। वो बेतहाशा मेरा नंबर डायल करती है, लेकिन बार बार सिर्फ वही ठंडी मशीनी आवाजें सुनाई देती है। जेसिका को समझ नहीं आता कि वो किस हाल में है। उसे बस यही महसूस होता है कि जिस पल वो मुझ तक नहीं पहुंच पाई, पूरी दुनिया पलट गई। उसके सामने की हर चीज का रंग फीका पड़ गया। एक आखिरी उम्मीद थामे वो उस पत्ते पर दौड़ पड़ती है जो मैंने भेजा था। जेसिका चारों तरफ नजरें घुमाती है, मुझे ढूंढती है, लेकिन नहीं, लोग आते जाते रहते हैं, मेरा कहीं नामो निशान नहीं। ये कॉफी शॉप जेसिका ने सिर्फ मेरे लिए खोली थी। यहीं हमारी ज्यादातर डेट्स हुई थी। वो उस जानी पहचानी जगह को निहारती है। ऐसा लगता है जैसे हर टेबल पर मेरी परछाई बैठी है, उससे बातें करती हुई, उस पर मुस्कुराती हुई। लेकिन पल भर में वो भ्रम टूट जाता है। जेसिका एक स्टाफ मेंबर को ढूंढती है और शांत आवाज में पूछने की कोशिश करती है कि मैं कहाँ गया। यंग मास्टर लूसियन यहाँ 2 घंटे बैठे रहे, फिर चले गए। उन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। कब गए वो? सोचने दीजिए, करीब 10:30 बजे। उस वक्त को याद करके जेसिका की नजर अपने फोन पर जाती है। मैसेज में लिखा था कि हम सुबह 9:30 बजे कॉफी शॉप पर मिलेंगे, लेकिन अब दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं तय वक्त पर आया और उसका इंतजार करता रहा पूरे 1 घंटे तक। वो 1 घंटा। उस दौरान लूसियन क्या सोच रहा था? उसने क्या ठान लिया था कि उस पूरे 1 घंटे में जब मैं नहीं आई, उसने एक बार भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो सच में यह मानना नहीं चाहती। इस पल जेसिका का सारा घमंड और आत्मविश्वास
आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि मैं सच में बहुत गुस्से में हूँ। क्या लूसियन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अब मुझे नहीं चाहता? जैसे ही यह ख्याल आता है, जेसिका की आंखें जलने लगती हैं। उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। एक चलती फिरती लाश की तरह वो अपनी गाड़ी की तरफ लौटती है। कांपते हाथों से वो बार बार मेरा नंबर डायल करती रहती है। उसे पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है। तभी पैसेंजर सीट पर रखा उसका दूसरा फोन वाइब्रेट करने लगता है। जरूर लियो होगा। इस नंबर पर नहीं मिल रही तो दूसरे पर कोशिश कर रहा है। लेकिन जेसिका का उठाने का कोई इरादा नहीं। उसका सीना भारी है, सिर फट रहा है, आंखें जल रही हैं, पलकें झपकाना भी नामुमकिन लग रहा है, फिर भी दिमाग बिल्कुल खाली है। जेसिका चाहती है कि लूसियन के घर जाकर मुझे ढूंढे, लेकिन उसे एहसास होता है कि स्टीयरिंग थामे उसके हाथों में कोई ताकत नहीं बची। उन कुछ सेकंड की बेबसी में मिया का फोन आ जाता है। जेसिका फौरन उठा लेती है। पहली बात जो वो कहती है वो है, मेरी मदद कर। मिया एक पल के लिए रुकती है, फिर एक लंबी सांस लेकर हाँ कर देती है। अपनी जगह बताने के बाद जेसिका को आखिरकार एक रास्ता मिलता है। वो दर्द भरी आवाज में बुदबुदाती है, मैं लूसियन तक नहीं पहुंच पा रही। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। वो भी तकलीफ में है, इसीलिए बात नहीं करना चाहता। तुम अनजान नहीं हो, बस लालची हो। जेसिका, अगर हम बचपन से साथ न बड़े हुए होते तो मैं तुम पर थू करती। मिया के शब्द कड़े हैं, लेकिन जेसिका पलटकर कुछ नहीं कहती। वो सिर झुकाकर खुद से पूछती है, उसने ऐसा क्यों किया जिससे मुझे तकलीफ हुई? यह सब कब शुरू हुआ? ऐसा लगता है कि भले ही मैं वो सुनहरा बच्चा था जिसे सब सराहते थे, फिर भी उसकी नजरों में वो हमेशा सबसे खास थी। कहीं भी, कभी भी, जैसे ही वो होती, मेरी नजरें उसी पर टिक जाती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कब। जैसे ही उसे मेरी जरूरत होती, मैं बिना एक पल सोचे आ जाता था। कभी नखरे नहीं किए, कभी कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप मेहनत करता रहा। वक्त के साथ जो मैं बाकी सबके सामने था, तेज और रौबदार, वो सारी धारें उसके सामने आते ही कुंद हो जाती थी। इसलिए जब बिल्कुल अलग मिजाज का लियो आया तो जेसिका भटकने लगी। मेरे जैसे इंसान के मुकाबले जिसकी अपनी कोई चाहत ही नहीं थी, लियो को खुश करना बहुत आसान था। उसे एक छोटी सी तवज्जो दो तो वो महीने भर खुश रहता था। इस अनजानी सी उपलब्धि के एहसास ने जेसिका की लियो के जानबूझकर किए गए करीब आने की कोशिशों का विरोध करने की ताकत छीन ली। वो बेचैन होने लगी, मुझसे झूठ बोलने लगी, लियो के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। लेकिन मैंने क्या गलत किया था? जेसिका ने खुद की इस बदसूरती को इतनी साफ तरह कभी नहीं देखा था। वो बेजान होकर ड्राइवर की सीट पर ढह जाती है। जब तक मिया पहुंचती है, जेसिका आधी मुर्दा हालत में नजर आती है। उस पर डिसइंफेक्टेंट की बू आ रही है। मिया नाक सिकोड़कर मुंह फेर लेती है। मत बताना कि तुम लूसियन से मिलने इन्हीं गंदे कपड़ों में जाओगी। मिया की आवाज सुनकर जेसिका एकदम होश में आ जाती है। एक पल बाद वो होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती है। उसे ढूंढने से पहले साफ हो लूंगी। उसे इस हाल में देखकर मिया के मन में और कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। वो जेसिका को एक होटल ले जाती है। वहां साफ सुथरा होने के बाद दोनों मेरी जगह की तरफ निकलती हैं। लेकिन आधे घंटे तक दरवाजे पर खड़े रहने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता। जेसिका घबराते हुए आगे बढ़ती है और फिंगरप्रिंट लॉक पर उंगली रखती है। लेकिन जैसे ही उंगली लगाती है, स्क्रीन पर लिखा आता है, पहचान नाकाम। वो मशीनी आवाज सुनकर, सहज आवाज सुनकर जेसिका वहीं जम जाती है। वो हार नहीं मानती और दोबारा कोशिश करती है। तभी पीछे से मिसेज रीड की आवाज आती है, मिस जेसिका। मिसेज रीड, मैं लूसियन से मिलने आई हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन यंग मास्टर घूमने गए हैं, कुछ वक्त के लिए घर नहीं आएंगे। कब आएंगे ये मुझे नहीं पता। कल मैं भी कुछ समय के लिए विदेश जा रही हूँ, आप यहाँ और ना आए। मिसेज रीड को अंदर जाते देख जेसिका जल्दी से उन्हें रोकती है। मिसेज रीड, क्या आप लूसियन को मेरे लिए फोन कर सकती हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। ये यंग मास्टर की इच्छा है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती मिस जेसिका। आप उन्हें वर्षों से जानती हैं, उनका मिजाज तो पता होगा आपको। खुद से पूछिए, आपने ऐसा क्या किया जो हमारे यंग मास्टर इतने अटल हो गए? हमारे यंग मास्टर ने जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं उठाई। आप पहली इंसान हैं जिसने उन्हें गुस्से में रुला दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बाद में पछताना न पड़े। जेसिका का गला भर आता है। काफी देर तक वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाती। मिसेज रीड के सवाल का जवाब वो दे नहीं सकती और शर्म से दे भी नहीं सकती। जैसे ही दरवाजा फिर से बंद होता है, जेसिका की लाल आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। उसकी भींची हुई मुट्ठियां सफेद पड़ जाती हैं। वो टूटने की कगार पर है। मिया उसे देखती रहती है और आखिर में एक लंबी सांस ले सकती है। दोनों को पता है आज मेरा मिलना नहीं होगा। रहा भविष्य का सवाल तो जेसिका उसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। इधर दूसरी तरफ मेरा प्लेन हार्बर सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है और वहां मेरी नजर एक तोंदियल आदमी पर पड़ती है जो एक लड़की को परेशान कर रहा है। साफ जाहिर है कि वो उसका नंबर मांग रहा है और जब वो मना करती है तो वो जानबूझकर उसे छूता है। फिर शुरू हो जाता है। अफवाहें फैलाने लगता है कि वो लड़की पैसों की लालची है। आसपास खड़े सब लोग बस तमाशा देख रहे हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं बीच में कूद पड़ता हूँ, लेकिन बस कुछ ही लफ्जों के बाद वो आदमी भड़क जाता है और गालियां देने लगता है। मैं यह बर्दाश्त नहीं करता, सीधे एक मुक्का जड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी दौड़ती हुई आती है और हमें घेर लेती है। उसी वक्त पास के वीआईपी लाउंज में कुछ जोड़ी आंखें यह सब देख रही हैं। इस लड़के की जबान तेज है तो, लेकिन अभी से थोड़ी मुसीबत होने वाली है। हार्बर सिटी एयरपोर्ट पर मारपीट, कोई बड़ी बात नहीं लेकिन छोटी भी नहीं। अगर वो तोंदियल आदमी मामला दबाने से मना कर दे तो इसे कुछ दिन जेल में भी काटने पड़ सकते हैं। सराफिना, क्या तुम इस हीरो को बचाने जाओगी? चिंता मत करो, इसे जरूरत नहीं। यह सुनकर क्लोई माथे पर बल डालती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि उसे मैं फोन करते हुए नजर आता हूँ। फिर सिक्योरिटी कैप्टन अपना वॉकी टॉकी उठाता है और कुछ कहता है। वो आदर से मुझे
जाने का इशारा करता है। मेरे जाने के बाद वो उस आदमी को जो दर्द से घुटनों पर पड़ा था घसीट कर ले जाते हैं। सेराफिना, तुम्हें कैसे पता था कि इसे कोई परेशानी नहीं होगी? जब यह आदमी प्लेन से उतरा तो फ्लाइट स्टाफ खुद इसे बाहर छोड़ने आया था। अगर स्टाफ इतनी इज्जत दे तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि यह अमीर है, इसकी कोई और पहचान भी जरूर होगी। एयरपोर्ट के बाहर वो लड़की इतनी उत्साहित है कि खाने पर ले जाने की जिद पकड़ लेती है। मैं मना नहीं कर पाता। जब तक होटल में चेक इन करता हूँ रात के 8 बज जाते हैं। अनगिनत कॉल्स से तेजी से खाली होती फोन की बैटरी देखकर मेरे माथे पर बल पड़ जाते हैं। फिर मैं फोन चार्ज पर लगाता हूँ और माँ बाप को फोन करके बताता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। अगले दिन मेरे माँ बाप कहते हैं कि होटल का पता बड़ी बहन क्लेयर को दे दूं ताकि वो कुछ सामान भिजवा सके। फोन रखने के बाद मुझे एक और कॉल चुपके से आती हुई दिखती है। मैं बेचैनी से जीभ चटखाता हूँ। नंबर अनजाना है लेकिन सोचने की जरूरत नहीं कि कौन है। जब जेसिका सोचती है कि मैं यह कॉल भी नहीं उठाऊंगा तभी कॉल कनेक्ट हो जाती है। स्क्रीन को देखते हुए जेसिका का दिल एक धड़कन के लिए रुक जाता है। क्या तुम ठीक हो? एक दिन से भी कम वक्त में जेसिका बिल्कुल टूटी हुई लग रही है। उसकी लाल लाल आंखों के नीचे काले घेरे हैं। उसमें कोई जान नहीं बची। मैं उसकी हालत नहीं देख सकता लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ। मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस जेसिका, थकी नहीं हो? 99 मिस्ड कॉल्स। अगर मेरा फोन अच्छी क्वालिटी का ना होता तो अब तक क्रैश हो गया होता। तुम कहाँ हो? मुझे आने दो, आमने सामने बात करते हैं, ठीक है? क्या कहना है तुम्हें? यह बताना है कि मेरी पीठ पीछे लियो के साथ कैसे रंगरेलियां मनाई? यह बताना है कि यह बेशर्म रोमांस कितना रोमांचक था? या फिर यह बताना है कि धोखा देने के बाद भी मैं ही वो हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो? जेसिका, तुम्हारी माफी मेरे लिए बिल्कुल बेमानी है। ऐसा नहीं है लुचिन, लियो और मेरे बीच कभी कुछ गंभीर नहीं हुआ। बस एक गले मिलना था, बस इतना ही। मुझे यूं अकेला मत छोड़ो, एक मौका दो मुझे, ठीक है? वो रुलाई को घूंटते हुए मुझे मनाने की कोशिश करती है। कल जिस पल से उसका मुझसे संपर्क टूटा, जेसिका की दुनिया खाली हो गई है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, वही है जो छोड़ नहीं पा रही। सिर्फ मुझे ढूंढने से ही उसके आसपास की हर चीज को फिर से मायने मिल सकते हैं। इसीलिए वो पागलों की तरह मुझे फोन करती रही, सिर्फ यह सुनने के लिए कि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं। जेसिका कुछ और कह पाती, उससे पहले ही लाइन बीप की आवाज के साथ कट जाती है। वो जल्दी से वापस डायल करती है लेकिन पता चलता है कि मैं यह नंबर भी ब्लॉक कर चुका हूं। वो दूसरा फोन उठाती है और फिर से कोशिश करती है। अपना फोन फिर से बजते देखकर मैं माँ बाप से किया वादा याद करता हूं और फोन बंद करने की इच्छा को दबा लेता हूं। इसलिए बाहर जाने के बाद सबसे पहले मैं एक फोन की दुकान पर जाता हूं और नई सिम लेता हूं। माँ बाप को नया नंबर भेजता हूं और पुराना बंद करवा देता हूं। फिर मैप की सलाह पर एक बार में पहुंचता हूं। कुछ मिनट बाद क्लोई एक बारटेंडर के साथ मेरी तरफ आती है। मैं बार की एक घूमने वाली स्टूल पर बैठा फोन से खेल रहा हूं। वो ऊपर नजर उठाती है और जम्हाई लेती है, फिर अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें फट जाती हैं। क्या इतना भी संयोग हो सकता है? क्लोई का दिल उछल पड़ता है। वो मेरे पास आकर झुकती है। मैं इस बार की मैनेजर हूँ, हैंडसम। क्या चाहिए तुम्हें? मैं समुद्र किनारे वाला पूरा सेक्शन बुक करना चाहता हूँ। बार में घुसने के बाद ही पता चला कि इस पत्थरों से बनी गली के आखिर में असल में समुद्र तट है। वहाँ बैठने पर पूरा तटीय नजारा दिखता है। मेरी एक आदत है, मैं शोर में सुकून ढूंढता हूँ। क्लोई मेरी नजर के साथ बार के पश्चिमी कोने की तरफ देखती है, फिर हंस पड़ती है। थोड़े लालची हो तुम, ये बार का सबसे अच्छा हिस्सा है। अकेले हड़पना चाहते हो? अगर इतने हैंडसम न होते तो अभी बाहर फेंकवा देती। मैं उसे एक नजर से देखता हूँ। जादू की तरह एक बैंक कार्ड मेरी उंगलियों के बीच प्रकट होता है। पैसे चाहिए या नहीं? क्लोई मेरे हाथ में कार्ड को देखती है, फिर उसकी आंखें मुस्कान से सिकुड़ जाती हैं। वो कार्ड लेकर पीछे खड़े वेटर को थमा देती है, फिर मुझसे पूछती है कितनी सीटें चाहिए? 10 मीटर के दायरे में। क्लोई साफ जवाब देती है, एक इशारा करती है और फौरन कोई टेबलें साफ करने चला जाता है। जल्द ही कोई मुझे फ्लोर 2 सीलिंग खिड़की के पास ले जाता है। क्लोई, तुमने उसकी बात क्यों मानी? बार में पैसों की कोई कमी नहीं है। यह सुनकर क्लोई उसे एक नजर से देखती है। उसे याद आता है कि एयरपोर्ट पर एक खास महिला की नजरें मुझसे हट नहीं रही थी। वो छुपे हुए मतलब के साथ जवाब देती है, मुझे डर है कोई मुझे डांट देगा। जाने के बाद बारटेंडर को आखिरकार क्लोई की बात का मतलब समझ आता है। क्लोई को इस बात की परवाह नहीं कि बार का स्टाफ क्या सोचता है। वो जल्दी से लिफ्ट में घुसती है, दूसरी मंजिल पर जाती है, फिर प्राइवेट रूम में दौड़ती है। अंदाजा लगाओ मैं नीचे किससे मिली। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है, अंदर के दोनों लोग पहले से सो चुके हैं। यह देखकर वो मुंह बनाती है, आलस से जम्हाई लेती है और खुद भी आंखें मूंद लेती है। आधे घंटे बाद लूना उसे हिलाकर खाना खाने के लिए नीचे चलने को जगाती है। क्लोई जम्हाई लेते हुए नींद में डूबी उन दोनों के पीछे चल पड़ती है। जैसे ही वो प्राइवेट रूम से बाहर निकलती है, क्लोई एकदम होश में आ जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि देखती है सेराफिना सामने खड़ी नीचे की मंजिल को घूर रही है। उसकी नजर देखकर क्लोई अपने माथे पर हाथ मारती है। सेराफिना, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि वो पूरा हिस्सा उसी आदमी ने बुक कर लिया है। बार काउंटर जहां वो आमतौर पर खाना खाती हैं, वो भी मेरे 10 मीटर के दायरे में है। अभी हॉल के 1/3 ग्राहक मेरी जगह के सामने लाइन लगाए खड़े हैं। जो लाइन में नहीं है वो भी मुझ पर ध्यान टिकाए हुए हैं। कुछ लड़के भी मजा लेने आ गए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। जब तक लाइन में खड़े हों और ठीक ठाक दिखते हों, कोई भी मेरे सामने बैठकर खेल सकता है। जीतने वाले को मेरा नंबर मिलेगा, हारने वाले को बाहर तट के किनारे एक चक्कर लगाना होगा। बस वो खड़ी हैं। इतनी देर में ही 2 और लड़कियां दौड़ती हुई बाहर जा चुकी हैं। अभी अभी यह सब देखने वाली क्लोई नाटकीय तरीके से, यह आदमी वाकई खेलना जानता है। लूना कोई टिप्पणी नहीं करती। सेराफिना पहले ही नजर हटाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ चुकी है। न जाने क्यों क्लोई को अचानक एक सिहरन महसूस होती है। वो जानबूझकर लूना से टकराती है। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? तेरा दिमाग अजीब है। हमारी खाने की सीटें बेच दी, अब अपना दिमाग भी बेच दे। सेराफिना को प्राइवेट रूम में खाने की बू पसंद नहीं, इसीलिए वो नीचे खाती है। क्लोई को साफ
पता है कि लूना गुस्से में क्यों है और वो जल्दी से मनाने के लिए पीछे पीछे जाती है। मैं उससे बात करके हमारे लिए एक टेबल उधार मांग लेती हूँ। क्लोई लूना की ठंडक को दिल पर नहीं लेती। नीचे आते ही वो मेरे पास दौड़ती है, सलाम करती है और मेरे सामने बैठ जाती है। आज रात ड्रिंक्स हमारी तरफ से, खाने के लिए एक टेबल उधार दे दो, है ना। मेरे यहाँ करने के बाद क्लोई फौरन मेरे बूथ के बगल वाले में जाती है और सेराफिना और लूना को इशारा करती है। लूना धीरे से नाक सिकोड़ती है। हम कम से कम इस जगह की मालकिन है और एक ग्राहक से सीट उधार मांगनी पड़ रही है खाना खाने के लिए। यह सब क्लोई की गलती है। सेराफिना दूसरी तरफ बिल्कुल बेपरवाह लगती है। वो मेरी तरफ से नजर हटाती है, फिर चलकर क्लोई के बगल में बैठ जाती है। खाने का इंतजार करते हुए क्लोई सोफे के उस किनारे पर झुककर बैठती है जो मेरे सबसे करीब है और मुझे उन लोगों के साथ पासे खेलते हुए देखती है जो मेरे पास आते हैं। मिनट दर मिनट गुजरता जाता है। मेरे सामने अब बहुत कम लोग बचे हैं। कोई भी मुझे नहीं हरा पाया। उकताकर मैं जम्हाई लेता हूँ और जाने के लिए उठता हूँ। यह देखकर क्लोई ठिठक जाती है, फिर जल्दी से बोलती है, जा रहे हो? बोर हो गए? हमारे साथ खेलो ना। सेराफिना पासे में बहुत अच्छी है। यह सुनकर मैं रुक जाता हूँ। मैं सिर घुमाता हूँ। मेरी नजर उस औरत पर टिक जाती है जो फोन स्क्रॉल कर रही है। सच कहूँ तो वो सबसे दिलचस्प औरत है जो मैंने अब तक देखी है। जैसे उसे मेरी नजर का एहसास हुआ। सेराफिना फोन से आंखें उठाती है। हमारी नजरें मिलती हैं। मैं खुलकर उसे सिर से हाँ करता हूँ, फिर उसके पास चला जाता हूँ। खेलोगी? सेराफिना हल्के से हंसती है, जानते हुए पूछती है, क्या खेलोगे? मेरी तरफ इतना हंगामा था, शायद उसने नहीं देखा, जो मुमकिन है क्योंकि वो फोन पर थी। मैं एक पल सोचता हूँ और सारी दिलचस्पी खो देता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसकी नजर मुझ पर पड़ी थी। जब वो दिलचस्पी नहीं दिखा रही तो मैं क्यों परेशान करूँ? यही सोचते हुए मैं माफी भरी मुस्कान देता हूँ। परेशान करने के लिए माफ करना। इतना कहकर मैं मुड़ने लगता हूँ। मुझे जाते देख सेराफिना के सीने में एक अजीब सी कसावट आ जाती है। उसके मुंह से खेलो लो खेलो निकल जाता है। मैं सुन लेता हूँ लेकिन फिर भी अनसुना करने का नाटक करता हूँ। लेकिन क्लोई नहीं चाहती कि मैं ऐसे चला जाऊं। वो भागकर मुझे रोकती है, बेतहाशा बोलने लगती है, खेलो खेलो खेलो। सेराफिना ने कहा है कि खेलेगी। मैं उसके साथ नहीं तुम्हारे साथ खेलूंगा। यह सुनकर क्लोई ठिठक जाती है, लेकिन अगले ही पल वो सेराफिना की नजर पकड़ती है और फौरन संभल जाती है। वो जोर जोर से सिर हिलाती है, मुझे खेलना नहीं आता, तुम सेराफिना के साथ खेलो, वो बहुत अच्छी है। उसके शब्द तारीफ के हैं लेकिन आंखें मिन्नत कर रही हैं। भगवान जाने सेराफिना बहुत कम किसी को दूसरी नजर से देखती है। अगर क्लोई ने यह मौका बर्बाद किया तो उनके दायरे के बड़े लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ये हमारी पहली मुलाकात है। मैं जल्दी से उसका मतलब समझ जाता हूँ। मेरा मन नहीं है इसलिए मैं शालिनी से मना करने का सोचता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहती। ये कैसे हो सकता है? वो बस दिखावा कर रही है ना। मुझे हंसी आ जाती है। मैं मुड़कर सेराफिना को देखता हूँ तो वो इस टिप्पणी पर अकड़ी हुई और असहज है, फिर भी बड़ी मेहनत से सीधा चेहरा बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं और खुलकर हंसने लगता हूँ। उसके सामने वापस बैठते हुए मैं टेबल पर रखा पासों का कप हिलाता हूँ। कैसे खेलेंगे? सेराफिना थोड़ा आगे झुकती है। 3 में से 2, तुम्हारे नियम। हारने वाला बाहर एक चक्कर लगाए, जीतने वाले को नंबर मिले। ठीक है, बड़ा या छोटा? सेराफिना जोर नहीं डालती, मुझ पर छोड़ देती है। छोटा रहे, तुम पहले। सेराफिना अब मना नहीं करती। वो पासों का कप आगे खिसकाती है, मेज पर 2-3 बार आराम से हिलाती है और रोक देती है, फिर मुझे इशारा करती है। मैं भी कुछ बार हिलाकर रख देता हूँ, लेकिन नतीजा सच में वैसा ही है जैसा क्लोई ने कहा था। भले ही मैं हर बार 3 एक फेंकूं, सेराफिना 3 को 1 के ऊपर 1 खड़ा कर देती है। सिर्फ 1 दिखता है। मेरी कोई चाल नहीं चली। शर्त है। मैं फौरन उठ खड़ा होता हूँ, चक्कर लगाने जाने के लिए तैयार। मेरी हरकत देखकर सेराफिना एक तेज नजर डालती है। क्लोई फौरन समझ जाती है और मुझे फिर रोकती है। रुको, हैंडसम, ठहरो। क्या हुआ? क्या तुम लोग इतनी दयालु हो कि मुझे दौड़ाना नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं, हम जीते हैं, हमें तुम्हारा नंबर चाहिए। यह सुनकर मैं अब नाटक नहीं कर सकता। फोन निकालता हूँ और सेराफिना से नंबर बदलने के बाद क्लोई भी कूद पड़ती है। मुझे भी ऐड करो, लेकिन मेरे पासे के हुनर तुम्हारे जितने अच्छे नहीं है। तो क्या अब से यहाँ तुम्हारी सारी ड्रिंक्स मुफ्त? तो फिर मुझे खाना भी खिला दो। क्लोई की शख्सियत से साफ पता चलता है कि वो अच्छा खाना जानती है। उसके साथ रहने पर बुरा खाना मिलने का कोई डर नहीं। मेरी बात सुनकर क्लोई जल्दी से कोड स्कैन कर लेती है। तो तय रहा, मैं क्लोई हूँ। वैसे क्या तुम हार्बर सिटी घूमने आए हो? अभी के लिए कुछ ऐसा ही समझो। कोई काम हो तो मैसेज करना। मैं आराम करने जा रहा हूँ, अगली बार मिलेंगे। क्लोई के रोकने का इंतजार किए बिना मैं बार से पहले निकल जाता हूँ। कुछ मिनट बाद लूना से रहा नहीं जाता। सेराफिना का सोचती हुई चेहरा देखकर वो पूछती है, क्या हुआ सेराफिना? क्या तुम उसमें दिलचस्पी रखती हो? सेराफिना अपनी दर्द भरी भौहें मलती है और एक लंबी सांस छोड़ती है, लेकिन वो मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता। लूना कुछ नहीं कहती। वो क्लोई पर नजर डालती है। लगता है वो तुमसे ज्यादा गर्मजोशी से पेश आया। यह सुनकर क्लोई चौंक जाती है, जो अभी तक मेरी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। यह कैसे हो सकता है? लेकिन पिछले दृश्य को याद करे तो सच लगता है। लूसियन ने सेराफिना से ज्यादा मुझे दोस्ताना नजरों से देखा। वो अपना फोन सेराफिना को देती है। देखो उसने अभी ब्रेकअप किया है, बस कुछ दिन पहले उसकी पोस्ट के हिसाब से। यह सुनकर लूना अविश्वास के साथ झुककर देखती है। क्या? नहीं, सच में कोई इतना अंधा भी होता है? भले ही मेरी शख्सियत और शक्ल उसकी पसंद की नहीं है, वो झूठ बोलकर यह नहीं कहेगी कि मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जब वो मेरी पोस्ट में जो लिखा है वो देखती है तो वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो चुप हो जाए। सच में कोई इतना अंधा भी होता है? क्लोई माथे पर बल डालकर विश्लेषण करने लगती है। तो लूसियन दिल टूटने का गम मिटाने हार्बर सिटी आया है। ये तो बढ़िया है सेराफिना, तुम उसकी कमजोर हालत में अपनी चाल चल सकती हो। क्लोई का उत्साहित चेहरा देखकर सेराफिना खुद पर शक करने लगती है।
क्या मैं इतनी जाहिर थी? जाहिर नहीं, बस इतना है कि कल जिस पल से तुमने लूसियन को देखा तुम्हारी नजरें उससे हट नहीं रही थी, और कल एयरपोर्ट पर तुमने कहा कि उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुमने एयरपोर्ट मैनेजर से संपर्क करके उसके लिए रास्ता साफ करवाया। जब सेराफिना ने वो बात कही थी उसने जाहिर तौर पर अभी अभी एक मैसेज भेजा था, क्लोई की नजरें तेज हैं। उसने मैसेज की एक झलक देख ली थी। अगर कल की हरकतों को एक पल की नेकदिली माना जा सकता था तो आज की हरकतों ने दोनों को सच में हैरान कर दिया। इसीलिए क्लोई ने मेरी सीट उधार मांगने का सुझाव दिया और जोर देकर मुझे सेराफिना के साथ पासे खिलवाए। सेराफिना ने मना नहीं किया, जिसका मतलब क्लोई का अंदाजा सही था। दोनों की जानती हुई नजरें देखकर सेराफिना बेबसी से सिर हिलाती है, इनकार नहीं करती। सेराफिना की कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन वो भी जानती है कि मेरे लिए उसकी जो भावनाएं हैं वो सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। दिल की तेज धड़कन, गालों पर जलती गर्माहट, सब उसे याद दिलाते हैं कि ये अनुभव उसने पहले कभी नहीं किए। वो मन ही मन मेरा नाम धीरे से पुकारती है। थोड़ी देर बाद क्लोई और लूना की छेड़ती हुई नजरों तले उसके कान लाल हो जाते हैं। आखिरकार वो एक नियम बना देती है, उसे परेशान मत करना। क्लोई और लूना एक दूसरे को देखती हैं और सहमति में सिर हिला देती हैं। लूना जानती है कि भावनाएं स्वाभाविक रूप से ही पनपती हैं। क्लोई सोचती है कि जब तक वो सेराफिना का जिक्र नहीं करती मुझे बाहर घूमने बुलाना सेराफिना के नियम का उल्लंघन नहीं होगा। दूसरी तरफ जिस पल से मैं बाहर से निकला मुझे एहसास हुआ कि काफी छुपी हुई नजरें मेरी हरकतों पर नजर रख रही हैं। अजीब बात यह है कि मैं कुछ करता उससे पहले ही वो नजरें पूरी तरह गायब हो गई। मैंने इलाके में कुछ और चक्कर लगाए और यह पक्का हो जाने के बाद कि जो नजरें मेरा पीछा कर रही थी वो सच में चली गई हैं। मैंने एक कैब लेकर होटल वापस आया। जल्दी से हाथ मुंह धोने के बाद मैं फोन लेकर होटल की बालकनी पर जाता हूँ, रॉकिंग चेयर पर लेट जाता हूँ, खोलता हूँ, मैसेजिंग ऐप खोलता हूँ और जवाब देने लगता हूँ। मुझे वापस ऑनलाइन देखकर माइक फौरन कुछ सवालिया निशान भेजता है और आज क्या हुआ यह बताने लगता है। कैंपस फोरम पर जेसिका और लियो की फोटो और वीडियो सब हटा दिए गए हैं। उसका अंदाजा है कि जेसिका ने किसी से उन्हें हटवाया। इसके अलावा माइक एक फोटो भेजता है। जेसिका ने कैंपस फोरम पर पोस्ट किया है कि लियो के साथ सब एक गलतफहमी है, कि तुम दोनों अभी भी साथ हो, ब्रेकअप नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग इसे मान रहे हैं। हम बचपन के साथी थे, कुछ साल साथ रहे और हमारी शक्ल, परिवार और काबिलियत सब एक जैसी थी, इसलिए कैपिटल यूनिवर्सिटी के छात्रों की नजर में हम परफेक्ट जोड़ी थे। उस दिन मेरी पोस्ट आने के बाद कई लोगों ने यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा किसी ने फोटोशॉप किया है ड्रामा भड़काने के लिए। आज जेसिका का यह बयान आया तो और ज्यादा लोग मान गए कि जेसिका और मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ। मैं माइक की भेजी फोटो खोलता हूँ। जेसिका के बयान का स्क्रीनशॉट है। लिखा है, सबकी चिंता का शुक्रिया, लेकिन लूसियन और मेरा रिश्ता मजबूत है। पिछले 2 दिनों की फोटो के बारे में, ये सिर्फ किसी जरूरतमंद की मदद करने का एक भला काम था। कृपया उन फोटो और वीडियो को बदनीयती से फैलाना बंद करें, वरना मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाऊंगी। एक छोटा सा बयान, इतना सही और दृढ़ कि कोई छेद नहीं निकाल सकता। मेरे होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है। माइक को जवाब देने के बाद मैं कैंपस फोरम खोलता हूँ। इस हलचल की वजह से जेसिका की पोस्ट अभी भी सबसे ऊपर है। मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं। मैं कमेंट सेक्शन खोलता हूँ और एक लाइन टाइप करता हूँ, मैं अभी सिंगल हूँ। जेसिका और मेरे रिश्ते के मजबूत होने का दावा पूरी तरह जेसिका की अपनी अफवाह है। रही बात बारिश में जेसिका और लियो के रोमांटिक अंदाज में गले मिलने की फोटो और वीडियो की, तो वो मैंने ही जारी किए थे। दोनों के हमेशा साथ रहने की शुभकामनाएं। यह पोस्ट करने के बाद मैं सोचता हूँ, जब जेसिका मुझे इतना परेशान करना चाहती है तो मुझे भी शालीन रहने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं यही मैसेज कॉपी करके अपनी प्रोफाइल पर भी डाल देता हूँ और जेसिका और लियो को टैग कर देता हूँ। ये सब करने के बाद मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। थोड़ी देर फोन पर खेलता हूँ, फिर कमरे में सोने चला जाता हूँ। इधर मेरा जवाब देखने के बाद जेसिका का चेहरा काला पड़ जाता है। वो फौरन कैंपस फोरम पर हमारी प्राइवेट चैट खोलती है। लूसियन, तुम कहाँ हो? क्या इतने बेरहम होना जरूरी है? इन सालों के रिश्ते की खातिर मुझे एक बार सफाई देने का मौका दो, ठीक है? वो काफी देर इंतजार करती है, लेकिन जेसिका को मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो बेबस होकर सोफे पर टिक जाती है, टेबल पर रखी वाइन एक घूंट में पी जाती है और मुझे फिर मैसेज करती है, मिलना नहीं तो ठीक है, मैं अभी लियो से तुम्हें सब समझवाता हूँ, ठीक है? मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी थोड़ी और परवाह करो। उसके और मेरे बीच बस वो एक बार गले मिलना था। लूसियन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। कृपया इतने क्रूर मत बनो और मुझे छोड़ मत जाओ, ठीक है? यह मैसेज भेजने के बाद जेसिका सोफे से फिसलकर कालीन पर बैठ जाती है। उसे नहीं पता कि किस ताकत ने बीच में दखल दिया है। बहरहाल वो यह नहीं जान पा रही कि मैं अब भी कहाँ हूँ। मैं उसे सांस लेने का एक पल भी नहीं दे रहा, एक मौका भी नहीं। मैं बस इस तरह उसकी जिंदगी से गायब हो जाता हूँ। जेसिका लगातार दर्द में है। वो बस हमारी पुरानी चैट स्क्रॉल करती रहती है, उम्मीद करती है कि अगले पल मेरा कोई मैसेज आएगा। वो सोचती है भले ही मैं उसे गालियां दूं या मारूं, यह भी कोई मैसेज न आने से बेहतर होगा। लेकिन जब वो सच में मेरा ठंडा बेरहम जवाब पाती है तो लगता है जैसे दिल में छुरा घुमाया गया हो। जेसिका आंखें बंद कर लेती है, आंसू गालों पर बह जाते हैं। लूसियन, मुझे सच में पता है मैंने गलती की। तुम मेरे लिए अपना दिल थोड़ा भी नहीं पिघला सकते। तुम कभी मुझसे इतना प्यार करते थे। जब से मैंने कैंपस फोरम पर वो धमाका किया है, मैंने राजधानी शहर की खबरों पर खास ध्यान नहीं दिया। आज बारिश में मैं झपकी लेता हूँ, जागते ही क्लोई का मैसेज आता है, हम सिर्फ एक बार मिले हैं। सच में उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी पहल करेगी। मैं चैट खोलता हूँ, लूसियन बाहर आकर खेलोगे? मैं एस्टेट पर पार्टी दे रही हूँ, नजारा बढ़िया है, दिलचस्पी है? जैसे ही मैं चैट खोलता हूँ क्लोई को अपनी तरफ टाइपिंग का नोटिफिकेशन दिखता है और वो फौरन एक और मैसेज भेज देती है, आ जाओ आ जाओ, सब मेरे दायरे के अच्छे
अच्छे लोग हैं, मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगी किसी को तुम्हें परेशान करने। यह देखकर मैं एक पल सोचता हूँ और नहीं आऊंगा वाले शब्द मिटा देता हूँ। उसने पहले से सब सोच लिया है और मेरे पास वैसे भी कुछ करने को नहीं है, जाकर खेलने में कोई बुराई नहीं। मैं उससे वक्त और जगह पूछता हूँ। मेरी हाँ देखकर क्लोई के चेहरे पर कान तक मुस्कान फैल जाती है। 1 घंटे में निकलते हैं, यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बाहर की गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती। मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ, या अगर चाहो तो चौराहे पर इंतजार कर सकती हूँ। जब मैंने जाने की हाँ कह ही दी है तो पता देने में कोई हर्ज नहीं। हार्बर सिटी में उनके परिवार की हैसियत को देखते हुए चाहे तो मुझे ढूंढ ही लेंगे, इसलिए मैं सीधे अपनी लोकेशन भेज देता हूँ। 1 घंटा जल्दी गुजर जाता है। मैं अभी उठा ही था कि क्लोई की फोटो आती है, कैप्शन है मैं नीचे हूँ। बड़ी बहन क्लेयर को अपने प्लान बताने के बाद मैं लिफ्ट लेकर नीचे उतरता हूँ। जब मैं होटल से बाहर निकलता हूँ, क्लोई मुझे एक नजर में देख लेती है। पहले वो खिड़की से बाहर झुकती है, फिर एहसास होता है कि यह ठीक नहीं है और जल्दी से वापस बैठकर दरवाजा खोलती है। असल में क्लोई को मेरे देखने का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। वो सफेद गाड़ी बहुत ज्यादा ध्यान खींचती है। मैं जल्दी से गाड़ी की तरफ जाता हूँ, यह सोचते हुए कि आगे बैठूं या पीछे। क्लोई सीधे पिछला दरवाजा खोल देती है। आगे की सीट रिजर्व है तो पीछे से काम चलाना होगा, माफ करना। मैं सिर हिलाकर शुक्रिया कहता हूँ और अंदर घुसने ही वाला होता हूँ कि मेरी नजर में एक जोड़ी हाथ आते हैं। मैं नजर उठाता हूँ और गाड़ी में बैठे इंसान की नजर से नजर मिलती है। दोबारा देखकर भी मैं सेराफिना की खूबसूरती से चौंक जाता हूँ। वो बस बहुत परफेक्ट है। हाथ चाहिए, यह सुनकर मैं उसका इरादा ठीक से नहीं समझ पाता। उसके हाथ को देखता हूँ, फिर उसके चेहरे को, और आखिरकार बेझिझक अपना हाथ उसकी बांह पर रख देता हूँ। बैठने के बाद सीट बेल्ट लगाने लगता हूँ। सेराफिना उस जगह को घूरती रहती है जहाँ मेरा हाथ था। उसे लगता है मेरा हाथ बहुत गर्म था और जिस पल मेरा हाथ उसे छुआ उसका दिल गुदगुदाया और बदन सिहर गया। सेराफिना को अजीब लगता है, जैसे पूरा बदन जलने वाला हो। वो होंठ दबाती है, कानों को जलता हुआ महसूस करती है और इसे छुपाने के लिए जल्दी से खिड़की की तरफ मुंह मोड़ लेती है। क्लोई पीछे का नजारा रियर व्यू मिरर में देखती है और चुपचाप कुछ बार हंस लेती है, फिर एक धुन गुनगुनाते हुए गाड़ी चला देती है। रास्ते में मैं सीट बेल्ट को थोड़ा कसकर थामे हूँ। संभल चुकी सेराफिना मेरी यह हरकत तुरंत नोटिस करती है। वो एक पल के लिए भौहें सिकोड़ती है, फिर धीरे से आगे वाली सीट को लात मारती है। धीरे चलाओ। क्यों, तुम ठीक नहीं हो? मुझे कार सिकनेस होती है। कोई बात नहीं, बड़ी समस्या नहीं है। मुझे उल्टी नहीं होती, बस चक्कर आते हैं। यह सुनकर क्लोई फौरन और धीरे कर देती है। उसकी हरकत देखकर मैं जल्दी से उसे रोकता हूँ। अपनी सामान्य स्पीड से चलाओ, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। क्लोई को शक होता है, लेकिन मेरा दृढ़ चेहरा देखकर वो फिर स्पीड बढ़ा देती है। कुछ मिनट बाद सेराफिना अचानक गाड़ी रुकवाती है। जल्द ही सड़क किनारे इंतजार कर रहा कोई एक पेपर बैग थमा देता है। सेराफिना उसे लेती है, खोलकर जांचती है और जब तसल्ली हो जाती है कि यही मंगाया था तो अंदर से चीज निकालकर मुझे देती है। शहद, चकोतरा और नींबू की चाय। ये पीने से तकलीफ कम होगी। मैं एक पल के लिए ठिठकता हूँ, फिर खुद की तरफ इशारा करता हूँ। ये मेरे लिए है, इस गाड़ी में तुम ही तो एकमात्र हो जिसे इसकी जरूरत है, तो फिर संकोच नहीं करूंगा, शुक्रिया। मैं उसे एक शालीन मुस्कान देता हूँ, फिर कप ले लेता हूँ। मुझे सिर पीछे झुकाते हुए देखती है। मेरी गर्दन की हड्डी ऊपर नीचे होती है। सेराफिना थोड़ी बेध्यान हो जाती है। जब मैं पी लेता हूँ, सेराफिना थैले से दवाई का एक डिब्बा निकालकर मुझे देती है। मोशन सिकनेस की गोलियां खुली नहीं है। अब मुझे सच में थोड़ी शर्म आ जाती है। मुझे उसका नाम याद आता है और मैं मुड़कर उसे देखता हूँ। सेराफिना, क्या तुम हमेशा इतनी सोच समझकर काम करती हो? यह सुनकर आगे बैठी क्लोई जोर से हंस पड़ती है। सेराफिना का सोच समझकर काम करना उसके लिए सबसे मजेदार मजाक है जो उसने सुना है। लेकिन पीछे बैठी सेराफिना बिल्कुल नहीं हिचकती, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देती। इसकी जगह वो मुस्कुराती है। मंजिल तक अभी 1 घंटा है। दवाई लेने के बाद बाकी का सफर बहुत असुविधाजनक नहीं होगा। मैं सिर हिलाता हूँ, एक गोली निकालकर निकलता हूँ, फिर पीछे टेककर आराम करने लगता हूँ। रहा सवाल यह कि सेराफिना सोच समझकर काम करने वाली इंसान है या नहीं। हम तो बस जान पहचान के हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त गुजरता जाता है, मेरी सांसें और नियमित हो जाती हैं। गाड़ी के हिलने के साथ मेरा सिर धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगता है। जैसे ही वो खिड़की से टकराने वाला होता है, सेराफिना सहज रूप से हाथ बढ़ा देती है। उसका हाथ मेरे सिर और शीशे के बीच आ जाता है। अगले ही पल मेरा माथा उसकी हथेली पर टिक जाता है। जब वो नजरें झुकाती है और मेरा चेहरा देख पाती है, तभी सेराफिना को एहसास होता है कि उसकी हरकत कितनी अचानक थी। वो सांस रोक लेती है, अनजाने में मुझे जगाने से डरती है। लेकिन इस पल सेराफिना को अचानक लगता है जैसे उसकी धड़कन अब उसकी अपनी नहीं रही। धड़क धड़क कर वो उसकी घबराहट और अनिश्चितता को जाहिर कर रही है। जब मैं आंखें खोलता हूँ तो सेराफिना को तनावपूर्ण चेहरे के साथ देखता हूँ। हम बहुत करीब हैं, इतने करीब कि सेराफिना को सिर्फ मेरी खुशबू ही नहीं, मुझे भी उस पर चंदन की सुगंध आती है। उसकी बाहां मेरे बिल्कुल सामने है और जहां मेरा माथा टिका है वो जगह गर्म है। मैं थोड़ा हिलता हूँ, सिर हटा लेता हूँ, सेराफिना का हाथ आजाद करता हूँ। सेराफिना अपना हाथ वापस खींच लेती है, चेहरा थोड़ा घबराया हुआ है। माफ करना, तुम्हारा आराम खराब कर दिया। मैं सिर हिलाता हूँ और उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूँ, फिर धीमे से हंसता हूँ। मुझे भी चंदन बहुत पसंद है। परफ्यूम में मैं चंदन की खुशबू का दीवाना हूँ, इसीलिए मैं जेसिका को चंदन की खुशबू वाले परफ्यूम दिया करता था। अफसोस, जेसिका ने उन्हें कभी नहीं लगाया। लेकिन मेरे सामने बैठी सेराफिना मेरी पसंद की पुष्टि करती है। ठंडी और दूर रहने वाली औरतें इस लकड़ी की खुशबू वाले परफ्यूम के लिए बिल्कुल सही हैं। मेरी आंखें चमक उठती हैं। मेरे पास एक परफ्यूम है जो तुम पर बिल्कुल झंचेगा, लेकिन मैं वो यहाँ नहीं लाया। किसी दिन किसी से भिजवा दूंगा और तब दे दूंगा, ठीक है? यह सुनकर सेराफिना मेरी आंखों में देखती है। काफी देर बाद वो जबरदस्ती अपनी नजर हटाती है। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या तुम अक्सर लोगों को तोहफे देते हो? नहीं, लेकिन मिस सिनक्लेयर की शक्ल और अंदाज सच में उस परफ्यूम के लिए बिल्कुल सही है। मैंने वो खास तौर पर बनवाया था। दुनिया में एक ही है।
चाहिए? सेराफिना ने पहले कोई साफ जवाब नहीं दिया था, इसलिए मैं दोबारा पूछता हूँ। मिनट दर मिनट वक्त गुजरता जाता है। आगे गाड़ी चला रही क्लोई को गाड़ी में एक अनकही तनातनी महसूस होती है, लेकिन वो इतनी समझदार है कि बीच में नहीं बोलती। काफी देर बाद सेराफिना मुस्कुराने की इच्छा को दबाती है और सिर हिलाती है। तो तय रहा। इतना कहकर मैं फोन पर उसे पता मांगता हूँ। क्लोई थोड़ा और चलाती है, फिर हमें याद दिलाती है, अरे हम पहुंच गए। इतना कहते ही उसकी गाड़ी एक चौराहे पर रुकती है जहाँ पहले से 2 गाड़ियां खड़ी हैं। एक जवान लड़का हमारी तरफ दौड़ता है। क्लोई, तूने मुझे लेने क्यों नहीं आई गद्दार? लेकिन जब वो पिछली सीट पर देखता है, वो अचानक सीधा हो जाता है और जल्दी से चापलूसी भरी मुस्कान लगा लेता है। सेराफिना, बहुत दिन बाद। सेराफिना उसे ठंडी नजर से देखती है, कुछ नहीं कहती, लेकिन वो एक नजर ही जैक को कंपा देती है। जैक बचपन से किसी से नहीं डरता, वो अपने बाप से भी पंगा ले सकता है, लेकिन सेराफिना वो एकमात्र इंसान है जिससे उसे दिल की गहराइयों से डर लगता है। अगर उसे पता होता कि सेराफिना आज आएगी तो वो जरूर कोई बहाना बनाकर रुक जाता। क्या यह नहीं कहा गया था कि सेराफिना नहीं आएगी? फिर वो अचानक यहाँ कैसे? वो गर्दन सिकोड़कर दूसरों के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हिलता है उसे गाड़ी से बाहर निकलने वाला दूसरा इंसान दिखता है। परिचय के बाद वो मुझे नमस्ते करता है। वो बहुत ज्यादा दोस्ताना किस्म का लगता है। बस कुछ ही बातों के बाद वो मुझसे पूछने लगता है कि मेरी कोई बड़ी बहन है क्या? मैं पलकें झपकाता हूँ, जवाब देने ही वाला होता हूँ कि अचानक पीछे से एक आवाज आती है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? आवाज इतनी ठंडी है कि मुझे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैक जो अब भी मुझसे आंखें मटका रहा था, जम जाता है जैसे किसी ने उसका गला दबोच लिया हो। कुछ खास नहीं, लेकिन क्या तुम सच में इतनी दिलचस्पी रखती हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? उसकी आंखें इधर उधर भागती हैं। वो मुझे एक नजर देता है, फिर मुस्कुराकर भाग जाता है। मुझे अकेला छूटा देखकर सेराफिना पास से मेरा नाम लेती है। मैं आवाज की दिशा में देखता हूँ तो वो रेलिंग पर टिकी मुझे अपनी तरफ बुला रही है। मैं कहता, इधर आओ। मैं मानता हूँ यह नजारा देखने में अच्छा है, लेकिन ये क्यों लग रहा है जैसे वो किसी पिल्ले को बुला रही हो? मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ और आराम की चाल से उसकी तरफ चल देता हूँ। सेराफिना मेरे हिलते होठों को देखती है और जब मैं करीब पहुंचता हूँ तभी पूछती है, अभी क्या कह रहे थे? यह सुनकर मेरा चेहरा जम जाता है। मैं सोचता हूँ, सेराफिना की सुनने की क्षमता भले ही अच्छी हो, मैंने आवाज तो नहीं की थी ना। मेरे उलझे हुए चेहरे से सेराफिना आसानी से अंदाजा लगा लेती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। देखा था, सुना नहीं। मैं अचानक समझ जाता हूँ। मैं मुड़ता हूँ, सेराफिना के बगल में एक जगह ढूंढकर टिक जाता हूँ और चुप रह जाता हूँ। अगर सेराफिना ने सुन लिया होता कि मैं अभी क्या सोच रहा था और सच में मेरे साथ कुत्ते जैसा बर्ताव किया होता तो मेरी इज्जत का क्या होता? वो साफ देख लेती है कि मैं बात बदल रहा हूँ। सेराफिना भी विषय बदल लेती है। गाड़ी से उतरने के बाद बेहतर लग रहा है। हाँ, अब बहुत ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। असल में शहद वाला पानी पीने और झपकी लेने के बाद मुझे काफी अच्छा लग गया था। अब शायद दवाई असर कर रही है और ताजी हवा मिल रही है। कार सिकनेस का एहसास लगभग खत्म हो गया है। मेरी बात सुनकर सेराफिना की मुस्कान और गहरी हो जाती है। आखिरकार हम दोनों में से कोई नहीं बोलता। हम बस साथ मिलकर आसमान को निहारते हैं। थोड़ी देर बाद दूर जैक पहले से दूसरों के साथ मस्ती कर रहा है। वो इधर उधर देखता है और क्लोई से चुगली करने का फैसला करता है। सेराफिना और मेरे पास से गुजरते हुए वो जानबूझकर रफ्तार बढ़ा लेता है। उस ऊर्जावान जवान लड़के को देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ जाती है। बगल में खड़ी सेराफिना मेरी मुस्कान तुरंत नोटिस कर लेती है। जैक जैसी शख्सियत पसंद है तुम्हें? सेराफिना को पता चल जाता है। क्लोई से लेकर जैक तक बाहर जाने वाले और जिंदा दिल लोगों से मेरे मन में कोई प्रतिरोध नहीं है। तुम्हें कैसे पता? आंखों से देखा। तुम्हारी नजर काफी तेज है। क्या तुम्हें नहीं लगता इन जैसे लोग बहुत गर्मजोशी से भरे होते हैं? जब मैं पहली बार देश वापस आया तो मैं घुल मिल नहीं पाया। राष्ट्रीय भाषा जानता था, लेकिन बातों के संदर्भ और बोलने की रफ्तार मेरी उम्र के बच्चों से काफी पीछे थी। शायद घमंड की वजह से उस वक्त मैं सच में दूसरों के सामने बोलना नहीं चाहता था। डरता था कि वो मेरी कमजोरी देख लेंगे। लेकिन हमेशा कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो मुझे खींचकर खेलने ले जाते थे। शायद उन्हें लगता था मैं अच्छा दिखता हूँ। बार बार मना करने के बाद भी वो धैर्य से मेरे साथ रहे। पहले जब उन्होंने देखा कि मैं धीरे बोलता हूँ तो हंसे नहीं। उन्होंने धैर्य पूर्वक मेरा पूरा बोलना सुना और बाद में मुझे अभ्यास करवाने में मदद की। वक्त के साथ जब मैं सहज हो गया तो पूरी तरह अपने माहौल में घुल मिल गया। भले ही ग्रेजुएशन के बाद हम में से ज्यादातर का संपर्क टूट गया, लेकिन तब से मुझे उस तरह की शख्सियत वाले लोगों से स्वाभाविक रूप से लगाव हो गया। मैं पुरानी यादों में खो रहा हूँ। गर्मजोशी शब्द सुनने के बाद सेराफिना अपने मन में सोचने लगती है, मेरी जैसी शख्सियत के साथ क्या लूसियन मुझे गर्मजोशी से भरा पाएगा? जवाब जाहिर है नहीं। क्लोई और कुछ और लोगों को छोड़कर हार्बर सिटी में शायद ही कोई हो जो उससे नहीं डरता। वो निश्चित रूप से वो इंसान नहीं है जो दूसरों को गर्मजोशी का एहसास दिलाए। थोड़ी देर बाद हम फिर चल पड़ते हैं और एस्टेट पर पहुंचते हैं। गाड़ियों से उतरने के बाद सब अपनी अपनी राह चले जाते हैं। सिर्फ जैक और मेरे पास कुछ काम नहीं है। वो मुझे एस्टेट के एक कोने में खींच ले जाता है, फिर मुझे अंगूठा दिखाता है। लूसियन, तुम बहुत कूल हो, तो चूंकि मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारे और सेराफिना के बीच क्या चल रहा है? तुम पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि तुम पहले लड़के हो जिस पर उसने मेहरबानी दिखाई है। सच में पहले? सेराफिना की शक्ल को देखते हुए उसके चाहने वाले तो बहुत होंगे। हैरान होना मैं भी हूँ। लूसियन, तुमने सेराफिना को आखिर पटाया कैसे? उसके पूछने के तरीके से साफ लगता है कि उसे लगता है सेराफिना और मेरे बीच कुछ चल रहा है। जैक के मन में सेराफिना ठंडी, देर से खुलने वाली और दूरी बनाए रखने वाली है। उस जैसे लोगों को सेराफिना के दर्शन सिर्फ अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की वजह से होते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। क्लोई से जो उसने सुना उसके मुताबिक सेराफिना आज इस पार्टी में भी आई जिसमें वो आने वाली नहीं थी। फिर भी यह हमारी सिर्फ दूसरी मुलाकात है और अभी जब सब इकट्ठे हुए तो सेराफिना ने बहाना बनाकर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और खुद मेरी ड्राइवर बनी। जैक की बात छोड़ो,
क्लोई और बाकी लोगों ने भी कभी सेराफिना की चलाई गाड़ी में सफर नहीं किया। तुम क्या कह रहे हो कि मैंने उसे पटाया? उलझते हुए मैं मुड़कर पास में खड़ी सेराफिना को देखता हूँ। जैसे उसे मेरी नजर का एहसास हुआ, वो भी मेरी तरफ आंखें घुमाती है। हमारी नजरें मिलती हैं। मैं खुलकर मुस्कुराता हूँ, फिर जैक की तरफ मुड़ता हूँ। मैं उसे पटाऊं? यह क्यों? क्या यह नहीं हो सकता कि वो मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो? क्लोई की प्रतिक्रियाओं को मिलाकर देखूं तो मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि यह न समझ सकूं कि सेराफिना के मन में मेरे लिए कुछ है। लूसियन, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। सच में बस मजाक कर रहा था। मेरा सेराफिना के साथ कुछ बनाने का कोई इरादा नहीं, इसलिए कुछ सोचो मत। मेरी सपाट प्रतिक्रिया देखकर जैक घबरा जाता है। लेकिन हो सकता है मैं तो बस जिज्ञासावश पूछ रहा था, कुछ और नहीं। मुझे कोई पसंद है जो अभी मेरे साथ आई थी। मुझे पता है, घबराने की जरूरत नहीं। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर मैं जल्दी से उसे तसल्ली देता हूँ। साथ ही सोचता हूँ कि सेराफिना ने इस बेचारे के साथ आखिर क्या किया होगा। तभी पीछे से जानी पहचानी आहट आती है। जैक की जगह से उसे पता चल जाता है कि कौन आ रहा है। अगले ही पल जैसे ही उसकी नजर उस तरफ जाती है, वो मेरे पीछे छुप जाता है। लूसियन, सेराफिना और क्लोई आ रही हैं। उसे पूरी तरह मेरे पीछे सिमटने की कोशिश करते देखकर क्लोई हंसी रोकना चाहती है। उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर जैक चुप रह जाता है। वो बस इतना जानता है कि जब सेराफिना आसपास होती है तो कोई भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसी उम्मीद थी, चलते हुए आने से लेकर रुकने तक सेराफिना की नजरें मुझ पर ही टिकी रहती हैं, जब तक हम चारों चुप नहीं हो जाते। तभी सेराफिना जैक को एक नजर देती है। वो एक नजर जैक के लिए माफी जैसी है। वो बड़े बड़े कदम भरकर भाग जाता है। यह देखकर मेरे होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है और मैं सेराफिना को देखता हूँ। तुमने जैक को भगा दिया, अब मेरा साथ कौन देगा? क्लोई बीच में कूद पड़ती है। सेराफिना दे सकती है, उधर एक झूला है, उसे झूले बहुत पसंद है। तुम दोनों जाकर खेलो ना, मैं देखती हूँ खाना कैसा बन रहा है। बस उतनी ही देर में दोनों बिना निशान छोड़े गायब हो जाती हैं। सेराफिना कोई जल्दी नहीं करती। वो बस चुपचाप मेरे बगल में खड़ी रहती है। कभी कभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, लेकिन यह देखकर कि मैं नजारे में खोया हूँ, वो बाधा नहीं डालती। आधे घंटे बाद जब क्लोई और बाकी लोग खाने के लिए बुलाते हैं, तब मेरी तंद्रा टूटती है और मैं सेराफिना के साथ चल देता हूँ। एस्टेट का खाना सब स्थानीय रूप से उगाया हुआ है। यहाँ तक कि मुर्गी, बत्तख और हंस भी ताजे काटे गए हैं, सब ताजगी के लिए। वो शेफ की पूरी टीम भी साथ लाए हैं। रात के खाने के बाद शाम हो जाती है। बाकी लोग बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझते हुए मुझे और सेराफिना को साथ छोड़ देते हैं। इसलिए गाड़ियों की कतार हार्बर सिटी के शहरी इलाके में घुसती है और धीरे धीरे बिखर जाती है। आखिर में सिर्फ सेराफिना की गाड़ी बचती है। वो बार बार धीमी पड़ती है। काश यह रास्ता थोड़ा और लंबा होता। आखिरकार मैं और नहीं रोक पाता। मेरी आंखें मूंद जाती हैं। तभी वो रफ्तार बढ़ा देती है। जब हम होटल पहुंचते हैं, सेराफिना फिर बाहर निकलती है और दरवाजे पर इंतजार कर रहे किसी से एक पेपर बैग लेती है। मैंने किसी से तुम्हारे लिए नागफनी का जूस बनवाया है, लेकिन बस आधा कप ही काफी है। ज्यादा पीने से पेट खराब हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया मिस सिनेक्लेयर। मैं ऊपर जा रहा हूँ। घर पहुंचकर मैसेज करना कि सुरक्षित हो। इतना कहकर मैं हाथ हिलाता हूँ और होटल में मुड़ जाता हूँ। जब तक मेरी परछाई पूरी तरह नजरों से ओझल नहीं हो जाती, सेराफिना तब तक मुड़कर गाड़ी में वापस नहीं बैठती। कुछ दिन बाद हार्बर सिटी में कहीं एक तहखाने में भर्राई और कमजोर गिड़गिड़ाहट की आवाजें गूंज रही हैं। तहखाने के प्रवेश द्वार पर लोहे का दरवाजा धकेलकर खोला जाता है। उसका सहायक मार्कस, जो इंतजार कर रहा था, उसे एक जोड़ी दस्ताने देता है। मिस सिनेक्लेयर, हमें मिल गया, सब कुछ उगलवा लिया। उन्होंने जो भी फोटो खींची थी साफ कर दी गई है। कितनी फोटो थी? इस पर मार्कस फौरन अपना फोन आगे कर देता है। मिस्टर स्टर्लिंग की रोजमर्रा की जिंदगी की बस कुछ फोटो। उनका होटल काफी सुरक्षित था, इसलिए वहां घुसपैठ करने का मौका नहीं मिला। सेराफिना फोन लेती है और एक एक करके देखती है। जब उसे मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है तो उसे एहसास हुए बिना उसके गाल लाल हो जाते हैं। लेकिन यह सोचकर कि यह फोटो गंदे तरीकों से ली गई थी, उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वो धैर्यपूर्वक एक एक फोटो मिटाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी बची हुई परेशानी का मौका न रहे। तभी वो मार्कस से पूछती है, इसके पीछे कौन है? विवियन है, हेस परिवार की सबसे बड़ी पोती। जिस दिन मिस्टर स्टर्लिंग बार में गए थे, वो वहां भी मौजूद थी। विवियन शक्ल की दीवानी है। मिस्टर स्टर्लिंग की शक्ल देखते हुए यह सामान्य है कि उसने उन्हें में निशाना बनाया। सेराफिना उस कमरे की तरफ बढ़ती है जो गलियारे के अंत में है। लूसियन की शक्ल से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसने लोगों से उनका पीछा करवाया और चोरी छुपे फोटो खिंचवाई, सिर्फ इसलिए कि वो एक खिलाड़ी है। कमरे में दाखिल होकर सेराफिना खुद पानी में भिगोए हुए लोगों से एक बार और पूछताछ करती है। यह पक्का होने के बाद कि कोई जानकारी नहीं छूटी, वो दस्ताने उतारकर जमीन पर फेंक देती है। पीछे से आती दर्दनाक चीखों को अनसुना करते हुए वो मुड़कर निकल जाती है। इन्होंने जो कुछ भी किया सब सबूत के साथ ऊपर भेज दो, बाकी ऊपर वाले संभाल लेंगे। और हेस परिवार के बड़े साहब को बताओ कि जब फुर्सत हो तो मुझसे मिलने आए। जिन्हें वो काबू नहीं कर सकते उन्हें मैं संभाल लूंगी। अगले दिन मेरा अलार्म काफी देर तक बजता रहता है, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल पाता। तब तक नहीं जब तक क्लेयर का फोन नहीं आता। तब मैं अनमने मन से उठता हूँ। अभी तक सो रहे हो? घर में तो अब तक दोपहर हो गई होगी। कल रात बहुत अच्छी नींद आई, उठने का मन नहीं। हार्बर सिटी में मेरे लोगों को खुफिया जानकारी मिली कि पिछले कुछ दिनों से कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने उन्हें यह पता लगाने को कहा कि इसके पीछे कौन है, लेकिन 2 दिन पहले तुम्हारा पीछा करने वाले सब गायब हो गए। अभी मेरे लोगों को खबर मिली, किसी ने उन्हें जेल भिजवा दिया। यह सुनकर मेरी आंखें फट जाती हैं। क्लेयर, क्या यह तुम्हारे लोगों ने किया? जाहिर है मैंने नहीं। अगर मैंने किया होता तो क्या तुम्हें बता रही होती? मैं माथे पर बल डालता हूँ, सच के बारे में सोचता हूँ। तभी कुछ जाने पहचाने चेहरे दिमाग में आते हैं। थोड़ी देर मेरा बोलना न सुनकर क्लेयर तुरंत कुछ भांप लेती है। वो सीधे पूछती है,
तुम जानते हो कौन है? मेरा अंदाजा है सेराफिना या क्लोई। कुछ दिन पहले मैंने उनके साथ खाना खाया था, लेकिन सच में उन्होंने ये किया या नहीं मुझे यकीन से नहीं पता। इसलिए कि तुम स्टर्लिंग परिवार से हो। मैं एक पल सोचता हूँ, फिर थोड़े घमंड के साथ कहता हूँ, पक्का नहीं। हो सकता है सेराफिना मुझे पाना चाहती हो, लेकिन सेराफिना क्यों, क्लोई क्यों नहीं? एक अजीब सी चुप्पी के बाद क्लेयर इस पर गंभीरता से विचार करती है और उसे भी संभव लगता है इस बार चुप होने की बारी मेरी है। थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ, शायद इसलिए कि सेराफिना क्लोई से ज्यादा अच्छी दिखती है। सेराफिना एक पेचीदा और जटिल इंसान है, सिनेक्लेयर परिवार की मौजूदा मुखिया भी। ज्यादातर लोग उससे उलझने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। क्या तुम सच में उससे उलझना चाहते हो? और जेसिका का क्या तुम सच में आगे बढ़ गए? शख्सियत के हिसाब से मुझे जेसिका से इतनी जल्दी नहीं बढ़ना चाहिए था, वरना राजधानी छोड़कर हार्बर सिटी क्यों आता? वजह बस इतनी ही थी कि छुपना था। तब तक छुपना जब तक जेसिका के लिए अपनी भावनाएं पूरी तरह खत्म न कर लूं, जब तक उसकी मिन्नतों की वजह से नर्म होकर वापस जाने की इच्छा न खत्म हो जाए। लेकिन यह चीजें किसी और इंसान के जरिए, किसी और रिश्ते के जरिए हासिल नहीं होनी चाहिए। मुझे फौरन क्लेयर की सोच समझ आ जाती है और मैं आंखें घुमाता हूँ। क्लेयर, मैंने ब्रेकअप किया है, कोई मर नहीं गया। और जब जेसिका ने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसे खोकर दुखी क्यों होऊंगा? और किसी बेगुनाह इंसान को उसकी वजह से तकलीफ देना तो और भी बड़ी बात है। मेरी परवरिश ने मुझे धोखा देने वाली औरत पर मरना नहीं सिखाया। मैंने राजधानी सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि वहां से निकलना चाहता था। अगर इसे जेसिका से जोड़ना ही हो तो बस इतना है कि मैं उसे मुझे परेशान करने और घिन दिलाने का मौका नहीं देना चाहता था। समझ आया? यह सुनकर क्लेयर को राहत मिलनी चाहिए क्योंकि मैं उससे झूठ नहीं बोलता। लेकिन सेराफिना के बारे में सोचकर, जो मेरे पास आने की कोशिश कर रही है, उसकी चिंता फिर लौट आती है। आखिरकार जेसिका के मुकाबले सेराफिना कहीं ज्यादा खतरनाक है। अपनी चिंतित बहन को फिर से तसल्ली देने के बाद मैं भूख का बहाना बनाकर फोन रख देता हूँ। फिर मैं क्लोई की चैट खोलता हूँ और उससे मेरा पीछा करने वाले लोगों के बारे में पूछता हूँ। वो कहती है उसे भी नहीं पता। फिर हैरानी से सीधे मुझे कॉल करती है। मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है शायद सेराफिना ने किया हो, या भले ही उसने न किया हो, वो तुम्हारे लिए पता लगा सकती है। उससे जाकर पूछो ना। लेकिन सेराफिना आज थोड़ी व्यस्त हो सकती है और शायद जवाब देने का वक्त ना हो। मैं वैसे भी उससे मिलने जा रही हूँ, तो तुम्हें भी साथ ले चलती हूँ। सुनो, क्या यह ठीक नहीं? मैं यह सोचता हूँ, फिर जोर से कह देता हूँ, अगर सेराफिना व्यस्त हो तो भी मेरे लिए वक्त निकाल लेगी। यह सुनकर क्लोई माथे पर हाथ मारती है और कमजोर सी सफाई देती है। उसका इशारा इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। सेराफिना चाहे कितनी भी व्यस्त हो, तुम्हारे लिए हमेशा वक्त होगा उसके पास। आओगे? चलो बस जाओ। मैं इशारा न समझने का नाटक करता हूँ। ठीक है, लेकिन रास्ता नहीं पता? पता भेजो। इसकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देती है। आधे घंटे बाद क्लोई की गाड़ी सिनक्लेयर हवेली में दाखिल होती है। पार्किंग के बाद अभी थोड़ा और चलना है। रास्ते में मुझे कई बार वो चंदन की खुशबू आती है। जब हम विला के सामने पहुंचते हैं तो मैं दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी को थोड़ा झुका हुआ खड़े देखता हूँ और उसके बगल में एक औरत घुटनों पर बैठी है। मेरी नजर उन दोनों पर पड़ती है। मैं उलझा हुआ हूँ, लेकिन इसमें गहराई से उतरने का कोई इरादा नहीं। क्लोई उस बुजुर्ग के सामने रुकती है, हल्का सा सिर झुकाती है और शालिनी से अभिवादन करती है। ओल्ड मास्टर हेस? क्लोई, सेराफिना से मिलने आई हो? जी, कुछ बात करनी थी उससे। तो मैं अंदर जाती हूँ। ओल्ड मास्टर हेस जबरदस्ती मुस्कुराता है। क्लोई उसे एक लापरवाह सी नजर देती है। उसका पीला चेहरा और पसीने से भरा माथा देखती है। ओल्ड मास्टर हेस वापस सिर हिलाता है। नजर के कोने से उसे क्लोई के बगल में मेरी झलक मिलती है। थोड़ा हैरान होता है। क्लोई किस घर के लड़के को सेराफिना से मिलवाने लाई है? इसकी हैसियत कोई छोटी नहीं होगी। वो सोच रहा है कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि बगल में खड़ी उसकी पोती विवियन मेरा चेहरा देखते ही जम गई है। अब विवियन को आखिरकार समझ आता है कि सेराफिना ने अचानक हेस परिवार के पीछे क्यों पड़ी। लेकिन क्या वो सेराफिना से सिर्फ एक बार ही मिला था? क्या क्लोई उस पर फिदा हो गई या सेराफिना? मैं तो गई। मैंने सेराफिना जैसे इंसान के साथ एक ही आदमी को पसंद कर लिया और अभी मैंने कोई कदम भी नहीं उठाया था। बस कुछ फोटो खिंचवाई थी। बस उसके बारे में थोड़ा जानना चाहती थी। विवियन जितना सोचती है उतनी पीली पड़ती जाती है। वो चुपचाप एक ठंडी सांस निगलती है, फिर ऊपर हाथ बढ़ाकर ओल्ड मास्टर हेस की आस्तीन खींचती है। दादाजी, मुझे लगता है मुझे पता चल गया कि सेराफिना हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़ी। दूसरी तरफ क्लोई मुझे बैठक के दालान में ले आती है और एक पल रुकने को कहती है, जबकि वो अंदर जाकर मेरे आने की खबर देती है। बैठक में घुसकर वो वहां बैठे बड़े साहब को नमस्ते करती है। फिर सेराफिना के पास जाकर धीरे से बताती है, लुसियन तुमसे मिलना चाहता है तो मैं उसे ले आई, अभी दालान में है, मिलोगी? सेराफिना, जो एक दस्तावेज पर नजर झुकाई थी और क्लोई के आने पर शायद ही ध्यान दिया था, धीरे से सिर उठाती है। उसकी नजर बैठक पर घूमती है और दालान की जेड स्क्रीन पर जाकर टिक जाती है। वो दस्तावेज मार्कस को थमा देती है। आज के लिए बस, बैठक खत्म। सिनेक्लेयर परिवार में सेराफिना का हुक्म कानून है। बैठक किसी भी पड़ाव पर हो, मुद्दे सुलझे हो या ना हो, एक बार सेराफिना ने कह दिया तो कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। बैठक में मौजूद लोग एक एक करके बाहर निकलते हैं। मैं शालीन मुस्कान बनाए रखता हूँ, इधर उधर पड़ती भटकती नजरों से बचने की कोशिश करता हूँ। सेराफिना की शक्ल सबसे पहले मेरे सामने आती है। वो 2 कदम दूर रुकती है और करीब आने की इच्छा को दबाती है। मिस्टर स्टर्लिंग, इंतजार करवाने के लिए माफ करना। मैं सिर हिलाता हूँ। दूसरों की टटोलती हुई नजरें कभी कभी मुझ पर पड़ रही हैं। ये भांपते हुए मैं शांति से सेराफिना से बात करता रहता हूँ। ज्यादा इंतजार नहीं किया। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि कुछ पूछना था। सेराफिना
मुझे इशारा करती है कि अंदर आओ। मैं एक एक कदम चलता हूँ, सेराफिना को पार करते हुए बैठक में दाखिल होता हूँ। सेराफिना को सच में एक कदम पीछे चलते देखकर निकलने वाले मेहमानों में से एक की जिज्ञासा से रहा न गया। वो फुसफुसाता है, ये आदमी कौन है? पहचाना नहीं? अगर तुम्हारा काम नहीं है तो मत पूछो, बस जिज्ञासावश पूछ रहा था। चलो चलो। पूछने वाला बहस करना चाहता है, लेकिन जब अंधेरे से तेज नजरें उस पर पड़ती हैं तो वो बस जल्दी से निकलना चाहता है। दालान में खड़ा समूह तेजी से बिखर जाता है। विशाल बैठक में सिर्फ सेराफिना और मैं बचते हैं, साथ में क्लोई जो पूरे वक्त किनारे की सीट पर बैठी थी। सेराफिना को सच में मेरे पीछे पीछे चलते देखकर क्लोई उसे आधी मुस्कुराती नजर देती है, फिर जम्हाई लेते हुए वो दरवाजे की तरफ लड़खड़ाती है। अभी भी नींद आ रही है, मैं वापस सोने जाती हूँ। क्लोई के जाने के बाद सेराफिना दूसरी तरफ के दरवाजे की ओर मुड़ती है। मेरे साथ आओ, बैठक बाहरी लोगों के लिए है, मैं तुम्हें चाय के कमरे में ले चलती हूँ। मैं तो बस एक बात पक्की करने आया था, इसकी जरूरत नहीं। मेरा इरादा था पूछकर निकल जाऊं, लेकिन सेराफिना इस तरह से पेश आ रही है, साफ है कि वो मुझे जल्दी जाने नहीं देना चाहती। जैसा सोचा था अगले ही पल सेराफिना का बहाना सुन लेता हूँ। कोई तकलीफ नहीं, मुझे अपने सम्मानित मेहमान के साथ ठीक से पेश आना चाहिए। हम चुपचाप चलते हैं, एक छोटे से बगीचे से गुजरकर चाय के कमरे में पहुंचते हैं। सेराफिना मुझे बैठने का इशारा करती है और पूछती है कि कौन सी चाय चाहिए। मैं कहता हूँ जो भी हो, और उसके सामने बैठ जाता हूँ। उसे कुशलता से कप गर्म करते और पत्तियां डालते देखकर मुझे पता चलता है उसने यह अनगिनत बार किया है। नीले सफेद चीनी मिट्टी का प्याला उसकी उंगलियों के बीच घूमता है। यह भी एक दिलकश नजारा है। यह देखते देखते मेरी जल्दी जाती रहती है। मैं सिर टिकाकर दिलचस्पी से उसे धीरे धीरे चाय बनाते देखता हूँ, फिर आखिरकार चाय का आनंद लेता हूँ। मुझे पसंद आती देख सेराफिना मुस्कुराती है। जब मैं खत्म कर लेता हूँ वो फिर से भर देती है। किस बात पर आए थे? यह पूछना था कि क्या मेरा पीछा करने वाले लोगों को तुमने हटवाया? जाहिर है, बस पूछ रहा हूँ। हार्बर सिटी में मेरी जान पहचान के लोगों में जिनके पास यह ताकत है, सिर्फ तुम और क्लोई दिमाग में आते हो। क्लोई से पूछ लिया, उसने कहा उसने नहीं किया तो तुमसे पूछने आया। मैंने किया था। जब तुम आए थे तो क्या दरवाजे पर घुटने टेक कर बैठी वो औरत दिखी? उसी ने लोगों को तुम्हारा पीछा करवाया और चोरी छुपे फोटो खिंचवाई। चिंता मत करो, सबको जेल भिजवा दिया। चोरी छुपे फोटो शब्दों पर मेरा अजीब चेहरा देखकर सेराफिना जोड़ती है, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी की वो सारी फोटो मैंने साफ करवा दी है। कोई चिंता नहीं। मैं उसे शुक्रिया कहता हूँ, लेकिन सिर्फ शुक्रिया बहुत हल्का लगता है, इसलिए वादा करता हूँ अगर कभी कुछ मदद चाहिए जो मेरे बस में हो बताना। सेराफिना सिर हिलाती है, फिर आखिरकार सीधे बात पर आती है। क्या तुमने खाना खाया? अभी नहीं, दरअसल मैं 1.5 घंटे पहले ही उठी हूँ। घर पर खाना अभी अभी तैयार हुआ है। चलिए मिस्टर स्टर्लिंग। मिस्टर स्टर्लिंग के शब्द जैसे उसने अपनी जुबान पर घुला लिए हों, उनमें कोई अकथनीय भाव भरा था। मैं उसके पीछे चलने लगा और अनजाने ही हाथ उठाकर अपने गर्म कानों को छू लिया। दरअसल तुम बस मेरे नाम से बुला सकती हो या फिर लुक। मेरे घर वाले और दोस्त सब यही बुलाते हैं। सेराफिना के कदम रुके, फिर वह पूरी तरह थम गई और सीधे मेरी आंखों में देखने लगी। फिर सेराफिना ने धीमे से मुस्कुराते हुए मुझे लुक कहकर पुकारा। हल्की सी दीवानगी के आगे मैं टिक नहीं पाया। उसने एक पल में मुझे पराजित कर दिया। जब वह आगे बढ़ गई, मैंने अपने धड़कते दिल पर हाथ दबाया। डाइनिंग रूम पहुंचे तो मेज पर 4-5 पकवान पहले से सजे हुए थे। खाने के दौरान हम बमुश्किल बात किए, लेकिन मेरे चेहरे से साफ तो जाहिर था कि मुझे यह खाना कितना पसंद आया। जब मिसेज ली बर्तन समेटने आई तो उन्होंने भी तारीफ की। इस नौजवान की भूख तो देखो। शुक्रिया मिसेज ली, यह खाना बेहद लजीज था, जैसा मेरी माँ बनाती है। अगली बार जब आओ तो सेराफिना को पहले बता देना कि क्या पसंद है, वह मुझे बता देगी और मैं वही बनाऊंगी। शुक्रिया मिसेज ली। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर से उनका आभार जताया। लेकिन जैसे ही मिसेज ली संतुष्ट होकर चली गई, सेराफिना ने अचानक वार किया, लोग अगली बार का कब का इरादा है? यह सुनकर मैंने चौंक कर ऊपर देखा और सेराफिना की अधमुस्कुराती नजरों से आंखें मिलाई। क्या बात है इतने उत्साह से? मुझे डर है कहीं मिसेज ली निराश न हो जाए। मिसेज ली निराश हो या न हो, यह मुझ पर नहीं तुम पर निर्भर करता है। अगर मिस सिनक्लेयर बुलाएंगी तो मैं जरूर आऊंगा। यह सुनते ही सेराफिना की आंखें चमक उठी। उसने आजमाते हुए कहा, तो फिर रोज आ जाया करो। मैंने भौहें उठाई, फिर विनम्रता से इनकार करते हुए सिर हिला दिया। उसकी निराश निगाहों की परवाह किए बिना मैंने मुंह पोंछा। पेट भर गया। खाने का शुक्रिया मिस सिनक्लेयर, अब मैं चलता हूँ। अलविदा मिस सिनक्लेयर। सेराफिना ने भी अलविदा कहा, लेकिन उसका शरीर अनायास मेरे पीछे खींचता चला आया। वह मुझे छोड़ने आना चाहती थी। तुम व्यस्त नहीं हो? मैं कैब ले लूंगा। वह मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई, थोड़ा झुककर। मैं व्यस्त हूँ, फिर भी तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। अगर ठीक से नहीं करूंगी और फिर से ठुकरा दी गई तो शर्म की बात होगी। यह सुनकर मैंने होंठ दबाया और उसे अंगूठा दिखाया। मिस सिनक्लेयर, बहुत सोच समझ कर चलती हो। शुभकामनाएं। तो वापसी की गाड़ी में सेराफिना इसी सवाल में डूबी थी। शुभकामनाएं, लेकिन कैसे? आखिर करूं तो क्या? इतनी मेहनत करूं कि लुकियन हर रोज खाने आना चाहे, या फिर और लालची होकर उसे हर एक पल अपने पास रखने की चाहत पालूं? जब वह सिनक्लेयर हवेली लौटी तो उसने देखा कि मिसेज ली, जिन्हें कब का आराम कर लेना चाहिए था, अभी भी सोफे पर बैठी हैं। मिसेज ली, आप आराम क्यों नहीं कर रही? मिसेज ली उठ खड़ी हुई और ममता भरी नजरों से सेराफिना को देखने लगी। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वह जो नौजवान आज आया था, क्या वही है जिससे तुम प्यार करती हो? यह सुनकर सेराफिना का चेहरा कोमल हो गया। उसने सिर हिलाया। और वह, क्या वह तुम्हें पसंद करता है? तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए बचपन में कोई लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता था सेराफिना। जब तुम उसे चाहती हो तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। जिस दिन वह रिश्ता लेकर आए, याद रखना, वह जो तुम्हारी माँ ने माँ ने अपने दामाद के लिए रखा है, वो निकाल लाना। मिसेज ली को ख्यालों में बहते देख सेराफिना ने जल्दी से उन्हें बीच में रोका। मिसेज ली, मुझे अभी तक यह भी नहीं पता कि वह मुझे पसंद करेगा या नहीं। यह सब बातें अभी बहुत जल्दी हैं। यह सुनते ही मिसेज ली की कल्पना एक पल में चकना
चकनाचूर हो गई। उन्होंने सेराफिना को घूरा। तुम बिल्कुल नाकारा हो, वह सिर्फ हार्बर सिटी आया हुआ है, जल्द ही चला जाएगा। तो क्या अगर वह कदम नहीं उठाएगा तो तुम उठाओ, उसे पकड़ लो। जब एक बार पकड़ लोगी तो उसे हार्बर सिटी में बसा लेना। यह इतना आसान नहीं है। सेराफिना ने अपनी कनपटी दबाई। क्लोए भी पहले ऐसी ही बातें कहती थी, जैसे सबको लगता है कि जब हम साथ हों तो मुझे ही अपनी जिंदगी कुर्बान करके हार्बर सिटी में रहना होगा। लेकिन यह मेरे साथ न्याय नहीं है। हम किसी के भी बंधन में नहीं है। हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं। मिसेज ली, लुकियन आजाद है, वह जहां रहना चाहे वहां रहेगा। तो अगर वह आगे चलकर हार्बर सिटी में नहीं रहना चाहा? मिसेज ली ने भौहें सिकोड़ी। यह देखकर हैरान कि आमतौर पर जिद्दी सेराफिना उनके बारे में बात करते वक्त बिल्कुल अलग व्यक्तित्व की दिखती है। सेराफिना ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह जहां भी होगा मैं वहीं उसे देखने चली जाऊंगी। तो फिर जल्दी से उसे अपने प्यार में डुबोने की कोशिश करो, नहीं तो जब तुम उसे देखने जाओगी वह शायद तुमसे मिलना भी न चाहे। प्यार में कोई तर्क नहीं होता। जब तुमने उसे पसंद किया है तो रीति रिवाज की परवाह किए बिना हिम्मत से उसके पीछे जाओ। सेराफिना सहमत हुई, लेकिन मन में सोचती रही कि अभी अभी एक रिश्ते से बाहर आई हूँ, इसलिए बेहतर है कि बहुत तेज न बढ़ूं। जिसे दिल ने चाहा हो उसे पाने की कोशिश करना, यह उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे पेचीदा काम था। अगले दिन मैं होटल की ओर लौटते हुए हाथ में नाश्ते का पैकेट उठाए चल रहा था। जैसे ही मैं अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है और कई अजनबी अंदर जमा है। मर्द और औरतें, कोई भी जाना पहचाना नहीं। एक आदमी कमरे से बाहर आया। जल्दी करो और साफ करो, यहाँ जगह खाली करो, मेरे दोस्त जल्द ही आने वाले हैं। लेकिन मैं वहां नहीं गया, बजाय इसके क्लेयर को फोन किया। वे संख्या में ज्यादा हैं। इतना मूर्ख नहीं हूं कि अकेले उनसे भिड़ जाऊं। क्लेयर की पुष्टि मिलते ही मैंने फोन रखा और वहां से निकलने लगा। तभी कमरे से बाहर आती एक होटल कर्मचारी की नजर मुझ पर पड़ी। वह उत्साह से बोली, मिस्टर स्टर्लिंग आप आ गए। उन शब्दों के साथ ही कमरे के अंदर और बाहर की सारी निगाहें एक साथ मुझ पर आ टिकी। ठीक उसी वक्त जब मैं वहां से निकलने ही वाला था। उस पल मैं रुका नहीं, बल्कि मैंने कदम तेज कर दिए। लेकिन वे लोग साफ मुझे जाने देने के मूड में नहीं थे। दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे कुछ लोग दौड़कर आए और मेरा रास्ता रोक लिया। उसी वक्त कमरे के अंदर से वह आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर व्यंग्य से हंसा। भागते क्यों हो? यह कमरा मेरे इस्तेमाल के लिए है। अपना सारा कूड़ा उठाओ और निकलो। यह होटल का सबसे बेहतरीन कमरा है। लोगन इसे अक्सर मेहमानों की खातिरदारी के लिए इस्तेमाल करता है। पहले बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो यहाँ लंबे समय तक रुक सके, इसलिए यह आम तौर पर खाली ही रहता था। लेकिन लोगन के लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि कोई ठहरा हुआ है या नहीं। बस कोई छुट भैया है जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं। हार्बर सिटी में उसके जूते उठाने लायक भी नहीं। मैंने भी व्यंग्य से हंसते हुए उसके हाथ में पकड़ी घड़ी देखी और मेरी मुस्कान और भी तिरस्कार भरी हो गई। तो फिर मेरा कूड़ा थामे रखने का क्या मतलब है? उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा बोल दूंगा। एक पल के लिए लोगन का चेहरा जम गया। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आया। इंसानी बात समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, समझाता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो पाटेक फिलिप परपेचुअल कैलेंडर क्रोनोग्राफ रेफरेंस 1518 है, वह 1 साल पहले देश एफ में एक नीलामी में 35 करोड़ में बिका था। जिसने उसे खरीदा था वह देश सी का एक व्यापारी था, उपनाम स्टर्लिंग। मेरी बात सच है या झूठ यह जाने बिना भी इतनी बड़ी कीमत सुनते ही लोगों के मन में पहला ख्याल सावधानी या डर का नहीं बल्कि लालच का आया। 35 करोड़ इसीलिए पहली नजर में पसंद आ गई थी। उसने घड़ी उठाकर उसे ध्यान से देखा। दिमाग में हिसाब किताब दौड़ा और उसने जल्दी से फैसला कर लिया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन यह घड़ी शुरू से मेरी ही है। इसे और इसके सारे कूड़े को बाहर फेंको। हार्बर सिटी में उसका हुक्म ही कानून है। घड़ी अभी उसके हाथ में है तो वह उसी की है। कोई भी पूछे यही जवाब है। मैंने जेब में छुपे हथियार को टटोला और सोचने लगा कि कैसे निकलूं, लेकिन कुछ कर पाता उससे पहले पीछे से लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाजा खुल गया। अगले ही पल एक लंबी महिला दर्जन से ज्यादा अंगरक्षकों के साथ बाहर निकली। मैंने पलटकर देखा और उसे फौरन पहचान लिया। स्टर्लिंग परिवार की हार्बर सिटी शाखा की प्रमुख और हार्बर सिटी में क्लेयर की प्रतिनिधि वेनेसा। मैं यहाँ हूँ। तस्वीरों जितना ही बेतहाशा खूबसूरत उस लड़के को देखकर वेनेसा एक बार फिर से चौंक गई। वह दौड़ती हुई मेरे पास आई और बिना कुछ बोले मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। यह पुष्टि करने के बाद कि मुझे कोई चोट नहीं आई, उसने राहत की सांस ली। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उन्हें मुझ पर हाथ उठाने का मौका ही नहीं मिला, हालांकि लगभग मिल ही गया था। जिस पल से वेनेसा प्रकट हुई, लोगन की नजरें उसी पर टिकी रही। लेकिन जब उसने देखा कि वेनेसा का पहला काम मेरी सलामती जांचना था, उसका चेहरा काला पड़ गया। वेनेसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? अब कहीं जाकर वेनेसा उस आवाज पर पलटी। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ जो खतरा हुआ उसका कोई संबंध लोगन से होगा। अरे तुम हो और क्या, लुइस परिवार की ठुकराई हुई बेटी। यह मत सोचना कि यहाँ आकर कुछ बदल जाएगा। वेनेसा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाहे तुम हो या यह लड़का, मेरी एक बात पर दोनों शर्म के मारे दुम दबाकर भाग जाओगे। सच तो यह था कि वेनेसा और लोगन को एक दूसरे को देखे काफी लंबा वक्त बीत गया था। लेकिन चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, उसका सौतेला भाई इतना मूर्ख ही रहा कि उसे देखते ही उसे काला दिखने लगा। वह लोगन के पास गई, उसकी चौंकी हुई नजरों के सामने हाथ उठाया और पूरी ताकत से दे मारा। एक जोरदार थप्पड़। लोगन का चेहरा एक तरफ को झटके से मुड़ गया और देखते देखते लाल होकर सूज गया। वेनेसा का हाथ जोर से मारने की वजह से सुन्न हो गया। यह थप्पड़ तो पेशगी ब्याज है लोगन। हर कोई वह नहीं होता जिसके साथ तुम मनमानी कर सको। उसके यह कहते कहते ही लोगन को एहसास हुआ कि उसे थप्पड़ पड़ा है। उसने अपना चेहरा ढका और चीखने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारा बुरा होगा। लेकिन वेनेसा ने बस अपनी तरफ झपटते लोगन को तिरस्कार से देखा। उसे उसके अंगरक्षकों ने रोक लिया। वेनेसा, क्या मैं तुमसे एक तरफ हटने की गुजारिश
गुजारिश कर सकता हूँ। मेरी आवाज अचानक उनकी लड़ाई के बीच गूंजी। वेनेसा ने पलटकर देखा तो मैं फोन उठाए रिकॉर्ड कर रहा था। यह देखते ही लोगन ने भी सहज प्रवृत्ति से हाथ पीछे छुपा लिए। अच्छा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, सब रिकॉर्ड हो चुका है और तुम सबके चेहरे भी कैमरे में आ गए हैं। यह कहते हुए मैंने वीडियो क्लियर को भेज दिया। फिर आगे बोला, मेरे कमरे में सिर्फ वह घड़ी ही कीमती नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उतनी ही कीमती हैं। अगर एक भी चीज गायब हुई या टूटी तो हर जाना तुम भरोगे। थोड़ी देर पहले मेरे पास कोई मदद नहीं थी, इसलिए जितना हो सका उतना डरे हुए की तरह पेश आया। लेकिन अब मैं लोगन को पार कर अपने कमरे में घुस गया। तैयार था, फिर भी जमीन पर बिखरा अपना सामान देखकर और जेड कड़े के टुकड़े देखकर दिल एक पल के लिए दर्द से भिंच गया। वह बेशक कीमती इंपीरियल ग्रीन कांचनुमा जेडाइट था। मैं फोन से रिकॉर्ड करता रहा जब तक यह पुष्टि नहीं हो गई कि बस कड़ा टूटा था। तब जाकर मेरी सांस कुछ थमी। फिर मैंने वेनेसा के साथ आए लोगों को देखा और दरवाजे पर रुके लोगन को। अब तुम्हारा बुरा होगा। वेनेसा का चेहरा भी उतना ही सख्त था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोगन इतना मूर्ख हो सकता है। लुकियन, ज्यादा नुकसान हुआ? काफी, कई 100 करोड़ की चीजें। रकम सुनते ही वेनेसा का मुंह हैरानी से खुला रह गया। लोगन एक पल के लिए जम गया, फिर चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? भला तुम अपने साथ इतनी कीमती चीजें कैसे ले चल सकते हो? उसके शब्द चाहे जो रहे, अंदर से लोगन बिल्कुल भी शांत नहीं था। लेकिन इस बार दुर्भाग्य से मैंने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। मैं पलटकर अंदर के सोफे पर बैठ गया। जब पुलिस आ जाए तब मुझ पर चिल्लाना। क्या मतलब? तुमने पुलिस बुला ली? लोगन कमरे में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन वेनेसा के अंगरक्षकों ने उसे रोक लिया। वेनेसा, अपने आदमियों को हटाओ। बेहतर होगा कि मूर्खता बंद करो। मुझे धमकी दे रहे हो? सुनो, हार्बर सिटी में पुलिस बुलाने मात्र से नतीजा नहीं निकलता। यहाँ बड़े बड़े हों या छोटे, हार्बर सिटी में सब मेरे आगे झुकते हैं। यह सुनकर मैंने उसे एक नजर देखा, ठंडे स्वर में जवाब दिया। ओह, वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि मैं एक कॉल उठाकर एक तरफ हो गया। उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने सलाम किया। मेरी अपेक्षाकृत सामान्य आवाज सुनते ही सेराफिना का लटका हुआ दिल राहत से नीचे आया। पुलिस रास्ते में है, मैं भी जल्दी पहुंचती हूँ, चिंता मत करो। सेराफिना को मेरी मुसीबत का पता कैसे चला यह मुझे नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि जैसे ही मैं मुश्किल में पड़ा वह दौड़ी चली आ रही है। यह सोचते ही मेरा मन हल्का हो गया। पहले से निकल पड़ी, इतनी फिक्र हो रही है मेरी। बेशक तुम मेरे इकलौते सम्मानीय मेहमान हो, तुम्हारी नहीं तो किसकी फिक्र करूंगी? सिर्फ मेरी? हाँ, सिर्फ तुम्हारी। दूसरी तरफ सेराफिना एक पल के लिए रुकी, फिर दृढ़ता से बोली, और आगे भी यही। सेराफिना होटल के दरवाजे पर रुकी, इमारत की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। तुम्हारी वजह से ही आगे का वक्त सोचने लायक लगता है। लुकियन, मैं आ गई। यह सुनकर इस मीठी बात से मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। फिर स्क्रीन पर नंबर देखा और जोर से हंस पड़ा। तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ सेराफिना। इधर दरवाजे पर लोगन बेतहाशा गालियां दे रहा था। वेनेसा, तुम इसकी इतनी मदद क्यों कर रही हो? इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से तुम्हें क्या मिलेगा? और किसी बाहरी की इस तरह मदद करके कहीं डरती नहीं कि मैं पिताजी को बता दूंगा? वेनेसा का चेहरा भावहीन रहा, जरा भी नहीं हिली। यह देखकर लोगन का चेहरा तमतमा गया। उसने फोन निकाला और धमकाने लगा, मैं अभी पिताजी को फोन करता हूँ। यह धमकी कभी वेनेसा की सबसे बड़ी कमजोरी हुआ करती थी, लेकिन अब वह बस मेरे दरवाजे पर खड़ी रही और तिरस्कार से उसे देखती रही। लोगन की कॉल जल्दी लग गई। पिताजी, वेनेसा और एक लड़का मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। दूसरी तरफ लॉरेंस का चेहरा काला पड़ गया। उस नाशुक्री लड़की को फोन दो। एक सवाल भी नहीं किया। बस लोगन की शिकायत सुनकर लॉरेंस ने फौरन मान लिया कि गलती वेनेसा की है। यह सुनकर लोगन ने वेनेसा की तरफ शेखी भरी मुस्कान दी। उसने स्पीकर ऑन किया और फोन आगे बढ़ा दिया। पिताजी तुमसे बात करना चाहते हैं। वेनेसा ने नजरें झुकाकर सामने रखे फोन को देखा, यह जानते हुए भी कि वह लुइस परिवार की ठुकराई हुई बेटी है। लॉरेंस की आवाज सुनकर उसका दिल तड़प उठा। वह अभी सोच ही रही थी कि फोन उठाए या नहीं कि मेरा हाथ आगे बढ़ा। बुजुर्ग, तुम कौन हो? अनजान आवाज सुनकर लॉरेंस की भौहें तन गईं और वह बेसब्री से गरजा। और तुम कौन हो? अभी वेनेसा को फोन दो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? इंसानी बात समझ नहीं आती। क्यों क्यों? ओहो, मुझसे सीधे मुंह हैया पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कौन हूँ? खैर, अब तुम्हारा बुरा होगा। आज के बाद मुझे लुइस परिवार का सबसे बड़ा कर्जदार होना चाहिए। लॉरेंस एक पल के लिए जम गया। अचानक कुछ अनहोनी का एहसास हुआ, लेकिन मेरा कोई फर्ज नहीं बनता कि जवाब दूं। इसलिए मैंने सीधे फोन काटा और लोगन की तरफ उछाल दिया। उसे घबराहट में फोन थामते देख मैंने भौं उठाई और होंठ टेढ़े किए। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, सेराफिना ने मुझे इस हाल में देखा। उसके सीने पर जैसे किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। वह मुझे टकटकी लगाए देखती रही, दिमाग बिल्कुल खाली, और सहज प्रवृत्ति से मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी, जब तक कि मेरी नजर उस पर न पड़ी। मेरी मुस्कान और गहरी हो गई और मैंने उसे हाथ हिलाकर बुलाया भी। यह इशारा बिल्कुल वैसा था जैसे कोई मालिक अपने पिल्ले को बुलाए। लेकिन अजीब बात यह थी कि सेराफिना को जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि उसके कदम और तेज हो गए। वहां मौजूद सब लोगों में से सिर्फ सेराफिना और मैं मुस्कुरा रहे थे। बाकी सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। सेराफिना ने इधर उधर एक नजर भी नहीं डाली, सीधे चलकर मेरे पास आ खड़ी हुई। इसे कैसे निपटाना है? पैसे और माफी, लेकिन तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। उसकी यह कोमल नजर देखकर वेनेसा को अपनी आंखों पर शक होने लगा। सिर्फ वह नहीं, लोगन, जो सेराफिना के प्रकट होते ही घुटने भर कमजोर पड़ गया था, उसने भी आंखें फाड़ ली। अगर उसे पहले पता होता कि उस आदमी का सेराफिना से रिश्ता है, तो 10,000 गुना हिम्मत होने पर भी वह उस आदमी को हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करता। यह सोचते ही लोगन कांपते हुए घड़ी उतारकर वापस करने लगा और मामला सुलझाने की कोशिश करने लगा। मिस्टर स्टर्लिंग, लीजिए आपकी घड़ी। मैं घड़ी वापस कर रहा हूँ। आज की बात क्या तुम भूल नहीं सकते? भूल जाऊं? यह मुश्किल है। शायद हार्बर सिटी के तुम जैसे स्थानीय लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि मैं बदला लेना नहीं भूलता। यह कहते हुए मैंने लोगन के हाथ से घड़ी ली।
2 उंगलियों के बीच तिरस्कार से पकड़ी, हिलाई, फिर वापस फेंक दी। वैसे भी मैं गंदी चीजें नहीं लेता। यह सुनते ही लोगन का चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया। उसने कुछ सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सेराफिना की बर्फीली नजरें देखकर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ देर में पुलिस आ गई। मैंने अपने फोन का वीडियो इंचार्ज अफसर को दे दिया। जब उन्होंने मौके की जांच पड़ताल की और होटल की निगरानी कैमरे की फुटेज निकाली तो अफसर ने हुक्म दिया, मिस्टर लोगन, अपने साथियों समेत हमारे साथ चलिए। लोगन का चेहरा मुर्दे जैसा पीला था। फोन थामे उसका हाथ बहुत देर तक झिझकता रहा। फिर आखिरकार लॉरेंस को कॉल किया। पुलिस के साथ सहयोग करके और बयान दर्ज कराने के बाद मैं वेनेसा के साथ वहां से निकल गया। वेनेसा ने वक्त बर्बाद नहीं किया। वह मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर स्टर्लिंग, वेनेसा बिल्कुल मेरी बहन की तरह, मुझे लुकियन बुलाओ। लुकियन, आगे कहाँ रहना चाहोगे? होटल कुछ मायनों में सुरक्षित है, लेकिन कुछ मायनों में नहीं। थोड़ी भी हैसियत वाला कोई भी रास्ता निकाल लेता है। वेनेसा, जो जगह तुमने मेरे लिए बताई थी, क्या वह तैयार है? तैयार है, तो मैं सीधे वहीं चला जाऊंगा। यह कहकर मैं पलटकर सेराफिना की तरफ देखने लगा। तुम्हें आगे कुछ काम है? लेकिन सेराफिना भी असल में खाली नहीं थी। बस उसे लग रहा था कि अभी सबसे जरूरी काम मुझे बसाने में मदद करना है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वेनेसा तो एक कारोबारी बैठक बीच में छोड़कर यहाँ दौड़ी आई थी। अब सेराफिना को मेरे साथ देखकर उसकी चिंता कम हुई। अलविदा कहकर वह फिर से जल्दी से चली गई। वेनेसा के जाते ही सेराफिना ने अचानक कहा, वेनेसा अभी रोजन ग्रुप के लिए काम करती है। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यह देखकर कि मेरा कुछ और बताने का इरादा नहीं है, सेराफिना ने भी जोर नहीं दिया। उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया। चलो, सामान उठाने में मदद करती हूँ। तुम खुद करोगी? कोई दिक्कत है? तुम महान मिस सिंक्लेयर हो। मेरा सामान उठाना जरा प्रतिभा की बर्बादी नहीं है क्या? 2 घंटे बाद ग्रैंडर एस्टेट्स, ये हार्बर सिटी का सबसे बड़ा और सबसे शानदार विला परिसर था। जब मैंने वेनेसा के भेजे नंबर से घर ढूंढा तो सेराफिना एक पल के लिए रुक गई। वेनेसा? सेराफिना एक पल रुकी। मैंने नोट किया और बेपरवाही से पूछा, क्या हुआ? अगर मैं कहूं कि मेरा घर बगल में है तो मानोगे? क्या संयोग है? आगे से ख्याल रखना, नए पड़ोसी। यह कहते हुए मैंने सेराफिना की तरफ हाथ बढ़ाया। सेराफिना ने फुर्ती से जवाब दिया, आप भी ख्याल रखिएगा मिस्टर स्टर्लिंग। जब उसने हाथ छोड़ा तो चुपके से अपनी उंगली मेरी हथेली पर फेरी। उधर लोगन ने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉरेंस के ऊपर तक जुगाड़ लगाने के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब वकील को पूरी बात पता चलती है तो एकमात्र हल यही बचता है कि मामले को अदालत से बाहर सुलझाया जाए। लेकिन शर्त यह है कि मुझे राजी होना होगा। लुइस परिवार के वकील की कई बैठकों की मांगे ठुकराने के बाद 3 दिन बाद मुझे मेरे अपने वकील का फोन आता है। जब तक मैं वहां पहुंचता हूं, अंदर बैठे लोग बेसब्री से इंतजार कर चुके होते हैं। लॉरेंस अपनी कुर्सी पर बिना हिले बैठा है। चेहरे पर तिरस्कार की एक रेखा खींची हुई है। मेरे बैठने से पहले ही वह दबाव बनाता है। बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें ताकि मेरे बेटे को छोड़ दो? यह सुनकर मैं सीधे मुख्य कुर्सी की ओर बढ़ता हूँ और वहां जाकर बैठ जाता हूँ। मैं धीरे धीरे एक कप चाय पूरी पीता हूँ, फिर जवाब देता हूँ, 1 अरब। मिस्टर स्टर्लिंग, ये तो कुछ ज्यादा ही है। मैं पीछे टिक कर बैठता हूँ, अपने वकील के हाथ से तस्वीरें लेता हूँ और उन्हें लॉरेंस के सामने मेज पर फेंक देता हूँ। तुम खुद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, 1 अरब भी नहीं निकाल सकते, फिर भी मेरे सामने किसी रईस की तरह पेश आ रहे हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने जो घड़ी चुराई वह कितने की है? क्या तुम्हें पता है उसने जो जेड का कंगन तोड़ा वह कितना कीमती था? क्या तुम्हें पता है मेरी जो चीजें गायब हुई हैं उनकी क्या कीमत है? 1 अरब तो पहले ही छूट है, और वह भी सिर्फ इस लिहाज से कि तुम वनेसा के सगे बाप हो। लॉरेंस ने ये तस्वीरें पहले भी देखी थी, लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। अब उसके पास मेज पर रखी मूल्यांकन रिपोर्टें उठाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। जितना ज्यादा वह पढ़ता है उसका चेहरा उतना ही बिगड़ता जाता है। आखिरकार लॉरेंस रिपोर्टों के उस पूरे ढेर को मरोड़कर बेडौल कर देता है। लोगन की कही बात सोचकर वह बहस करने लगता है। तुम्हारी इतनी चीजें गायब नहीं हो सकती। मेरे बेटे ने सिर्फ घड़ी ली और सिर्फ जेड का कंगन तोड़ा। ये किसने कहा? मेरी चीजें हैं, मैं तय करूंगा कितनी गायब है। मेरी सभी वस्तुओं के हवाई अड्डे पर कस्टम के रिकॉर्ड है। अगर अब वे गायब हैं तो इसका दोष मैं सिर्फ मिस्टर लिन पर डाल सकता हूं, जो अवैध रूप से घर में घुसे। बेशक अगर मिस्टर लिन के पास कोई सबूत हो कि उन्होंने कुछ नहीं लिया तो मैं नुकसान को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन लॉरेंस जानता है कि लोगन कुछ साबित नहीं कर सकता। घर में घुसना तो एक सच्चाई है, उसी तरह चीजों को उलट पुलट करना, नुकसान पहुंचाना और चोरी करना भी। लेकिन फिर भी अगर वह 1 अरब नहीं दे सकता तो इसका बोझ वह लोगन पर नहीं डालेगा। कई गहरी सांसें लेने के बाद लॉरेंस चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान उड़ता है। आप ही बताइए मिस्टर स्टर्लिंग, आप इस मामले को कैसे सुलझाना चाहेंगे? यह मामला वनेसा आपकी बेटी है। यह सुनकर लॉरेंस का दिल एक पल के लिए धक से रह जाता है। हाँ, मैंने सुना है मिस्टर स्टर्लिंग का उससे बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत अच्छा, मुझे वनेसा से बेहद लगाव है। लॉरेंस एक राहत की सांस लेता है। वह अपना चेहरा रगड़ता है और फिर घुलने मिलने की कोशिश करता है। तो फिर चूंकि हम सब एक परिवार हैं, क्यों ना आप वनेसा की खातिर लोगन को जाने दें? इतना कहने के बाद कोई नहीं सोचता था कि मैं सच में सहमति में सिर हिला दूंगा। यहाँ तक कि लॉरेंस भी हैरानी से मुंह खुला रह जाता है। लेकिन अगले ही पल मैं मेज पर थपथपाते हुए जोड़ता हूँ, वनेसा की खातिर, बशर्ते कि तुम वनेसा की माँ के छोड़े हुए शेयर उसे सौंप दो तो रकम आधी हो जाएगी और मैं मुकदमा भी वापस ले लूंगा। तुम्हारे प्यारे बेटे को छोड़ दूंगा। यह नामुमकिन है, वह तो लुइस ग्रुप के 10% शेयर हैं। बुढ़े, मुझे लगता है तुमने कुछ गलतफहमी पाल ली है। मैं तुमसे मोलभाव नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ, या तो मेरी शर्तों पर समझौता करो वरना लोगन जेल जाएगा। बेशक मुझे पता है कि अकेला लोगन काफी दांव नहीं है, लेकिन क्या हो अगर रोजन ग्रुप लुइस परिवार के साथ अपनी सारी साझेदारियां खींच ले? ये शब्द लॉरेंस पर किसी भारी हथौड़े की तरह पड़ते हैं। वह काफी देर तक सिर हिलाता रहता है, तब जाकर होश में आता है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा? जब तुमने वनेसा को उस साझेदारी में धकेला था तब क्या तुमने आज के बारे में
में नहीं सोचा था। इस वक्त लुइस परिवार की आधी परियोजनाएं रोजन ग्रुप के पैसों से चल रही हैं। क्या तुमने सोचा है जिस पल रोजन हाथ खींच ले, लुइस ग्रुप ने जो भी संसाधन लगाए हैं वे सब धूल में मिल जाएंगे। मुझे लगता है तुमने सोचा था, बस तुम्हें यकीन नहीं था कि वनेसा लुइस परिवार के साथ ऐसा कर सकती है, क्योंकि लुइस परिवार उसकी माँ की विरासत था और तुम्हारी नजरों में वनेसा बस एक औरत है जो रोजन ग्रुप में काम करती है। वह रोजन की नुमाइंदगी नहीं कर सकती, चाहे जितनी काबिल हो। क्या तूफान उठा लेगी? आखिरकार ये परियोजनाएं सच में रोजन ग्रुप के लिए पैसा कमा रही हैं, तो रोजन इस झमेले में क्यों पड़ेगा? दरअसल तुम पूरी तरह गलत भी नहीं हो। वनेसा सच में अपनी माँ की विरासत को हाथ नहीं लगाती, लेकिन मैं अलग हूँ। लुइस परिवार का मुझसे क्या लेना देना? सबसे बुरी स्थिति में लुइस परिवार के डूबने के बाद रोजन बस किसी और लुइस परिवार को खड़ा कर देगा। आखिरकार वनेसा भी लुइस नाम ही रखती है। मैं गुस्से से खड़े होते लॉरेंस की तरफ एक नजर तक नहीं डालता, शांति से खुद के लिए एक और कप चाय डालता हूँ। तुम हो कौन? मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, मैं लुइस परिवार का सबसे बड़ा लेनदार हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं कि लुइस परिवार रोजन को भी अपने साथ डुबो देगा? यह सुनकर मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। मुझे डर क्यों होगा? ज्यादा से ज्यादा रोजन लुइस परिवार के साथ खेलते हुए एक उंगली गंवाएगा। क्या मुझे इसकी परवाह होगी? सच कहूं तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं, लॉरेंस खुद समझता है। उसने वनेसा को लुइस परिवार के साथ उस साझेदारी में यह दांव लगाकर धकेला था कि रोजन का मुख्यालय दूर है और जब तक कोई बड़ी समस्या ना हो रोजन को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आ जाऊंगा, और इससे भी कम उम्मीद थी कि मैं वनेसा के लिए खड़ा हो जाऊंगा। यह सोचते ही वह लगभग कुर्सी से गिरते गिरते बचता है। एक पल बाद लॉरेंस खुद को संभालकर मेज के सहारे उठता है। वह सोचता है कि लोगन को छोड़ा जा सकता है, लेकिन लुइस परिवार को कभी नहीं। तो वह चुपचाप सिर झुका लेता है। जैसे ही मैं वापस जाऊंगा वनेसा को शेयर हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने भेजूंगा। कृपया दया दिखाएं और लोगन और लुइस परिवार को माफ कर दें। एक बात, मेरा जो मुआवजा बनता है वह कम नहीं होगा। लॉरेंस लगभग खून का घूंट पी जाता है, लेकिन मजबूरन मुस्कुराते हुए सिर हिला देता है। हाथ हिलाकर उसे विदा करने के बाद मैं देखता हूँ कि लॉरेंस अकड़े हुए कदमों से मुड़ता है, अकड़े हुए ही चला जाता है। आखिरकार मैं एक ठंडी हंसी छोड़ता हूँ और फोन निकालता हूँ। हे क्लेयर, काम हो गया। दूसरी तरफ से क्लेयर हल्की सी हुंकार भरती है। मैं फोन काटने ही वाला था कि मुझे कुछ और याद आ जाता है। क्लेयर, तुम्हें वनेसा की इतनी परवाह है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? काफी देर तक क्लेयर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो मैं फिर पुकारता हूँ, क्लेयर। अगले ही पल उसका हकलाना और टालमटोल करना मुझे और भी पक्का कर देता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। उसके जल्दबाजी में फोन काटने के बाद आती डायल टोन सुनते हुए मैं होंठ भींचता हूँ, उठता हूँ और प्राइवेट रूम से बाहर निकलने लगता हूँ। लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही मुझे एक अनपेक्षित चेहरा दिखता है। मैं उससे बचने की कोशिश करूं, इससे पहले ही वह आदमी सीधे मेरी तरफ चला आता है। लूसियन, सच में तुम हो? तुम हार्बर सिटी में हो? कोई हैरानी नहीं कि जेसिका तुम्हें कहीं ढूंढ नहीं पा रही थी। रोनन आसानी से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं पहले उसका हाथ रोकता हूँ, फिर उसे हटा देता हूँ। जरूरत नहीं, मेरे पास काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे लूसियन, भले ही तुम्हारी और जेसिका की लड़ाई हुई हो, हम तो दोस्त हैं ना। यह सुनकर मैं उसे देर तक घूरता हूँ। दोस्त? तो जब तुमने अभी अभी जेसिका को मेरी जगह बताई, वह भी दोस्ती की वजह से था। मुझे नहीं लगा कि मैंने उसे अभी तेजी से टाइप करते नहीं देखा। यह सोचने की जरूरत भी नहीं कि वह किसे मैसेज कर रहा था। लूसियन, तुम गलतफहमी में हो। मुझे बस लगा शायद तुम्हारे और जेसिका के बीच कोई गलतफहमी है, तो सोचा तुम सुलझा लो। इसके अलावा लूसियन, बुरा मत मानो, लेकिन हमारे दायरे में कौन सच में साफ सुथरा है? जेसिका इतने सालों तक तुम्हारे प्रति वफादार रही, उसने काफी से ज्यादा किया है। और वैसे भी आखिरकार उसके और लियो के बीच कुछ हुआ तो था नहीं। यह गायब होने का नाटक क्यों? क्या तुम्हें पता है वह कितनी चिंतित रही है? इतनी पतली हो गई है कि देखा नहीं जाता। रोनन जितना बोलता है उतना ही नेकी का लबादा उड़ता जाता है। यह सुनकर मैं ठंडी हंसी छोड़ता हूँ। क्या तुम जेसिका के बाप हो जो उसकी इस तरह वकालत कर रहे हो? जब तुम लाचार हो जाओगे, क्या वह तुम्हारे बिस्तर के पास घुटनों पर बैठकर तुम्हारी सफाई करेगी? तुम इतनी घटिया बात कैसे कर सकते हो? और तुम्हें लगता है तुम्हारी बातें सुनने लायक हैं? कम से कम मैं इंसानी भाषा बोलता हूँ। तुम मुंह खोलते हो तो ऐसी बदबूदार हवा निकलती है कि लोग मितली महसूस करने लगे। और हमारे दायरे में कौन साफ है? वह तुम्हारा दायरा है, मेरा नहीं। तुम खुद गंदे हो और चाहते हो कि बाकी सब भी तुम जैसे हो। कूड़ा कूड़ेदान में ही जाता है। मुझ जैसे शरीफ इंसान से दूर रहो, मुझे दागदार मत करो। इतना कहकर मैं मुड़कर चल देता हूँ। पीछे से रोनन की आंखें गुस्से से फैली हुई हैं। वह घूर रहा है, मेरी जाती हुई पीठ की तरफ उंगली उठाता है, गालियों की एक पूरी झड़ी लगाने को तैयार है, लेकिन मैं उसे मौका नहीं देता। आखिरकार वह एक गहरी सांस लेता है और जेसिका को जवाब देने लगता है, जबकि रोनन द्वेष में भरकर मेरी जगह उस तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ क्लोए जी से यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि मैं सुरक्षित रहूं। यह सब देख सुनकर मजे ले रही है। बेहद उत्साह में आकर वह हॉलवे के सुरक्षा कैमरे की फुटेज से ऑडियो काटती है, ग्रुप चैट में भेजती है, फिर थम्स अप वाले स्टिकरों की एक लड़ी चिपका देती है। मैं क्लोए जिंदगी में कभी किसी के आगे नहीं झुकी, लेकिन लूसियन के मुंह को तो दाद देनी पड़ेगी। उसके भेजने के 1 मिनट भी नहीं बीते कि जैक रिकॉर्डिंग में आए एक नाम को तुरंत पकड़ लेता है और पूछता है कि जेसिका कौन है। यह सुनते ही क्लोए का चेहरा जम जाता है। वह तेजी से टाइप करती है, अभी अनसेंड करो। जैक को समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वह तुरंत मैसेज अनसेंड कर देता है। सेराफिना जो ठीक उसी पल ग्रुप चैट खोलती है, रुक जाती है। मैंने देख लिया। अब क्लोए को फाइल मिटाने का इरादा छोड़ना पड़ता है। वह अजीब सी हंसी हंसती है। अब तक जैक को भी एहसास हो जाता है कि उसने गड़बड़ कर दी, तो वह ठीक करने की दौड़ लगाता है। जैक करने की दौड़ लगाता है। हाँ सेराफिना, लूसियन के इस स्वभाव के साथ उसके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन ग्रुप में मैसेज आते ही जाते हैं और सेराफिना कुछ नहीं बोलती। क्लोए को खतरे की भनक
लगती है। वह सेराफिना की प्रोफाइल खोलती है और सीधे मैसेज करने लगती है। वह उम्र भर टाइप करती रहती है, लेकिन सेराफिना फिर भी जवाब नहीं देती। सर्विलेंस रूम में बैठे बैठे क्लोए का चेहरा काला पड़ जाता है। उसका दिल करता है कि वहीं अपने आप को एक थप्पड़ जड़ दे। मुझसे रहा नहीं गया। आखिर क्यों भेजी मैंने लूसियन की रिकॉर्डिंग ग्रुप चैट में। इस वक्त क्लोए पछतावे से भरी है। इधर दूर अपने दफ्तर में सेराफिना फाइल खोलती है। जो नाम मैंने बार बार लिया उसे सुनते हुए उसका पूरा मूड डूब जाता है। जेसिका। सेराफिना धीरे से वह नाम दोहराती है। उंगलियां मेज पर थपथपाने लगती है। उसे अजीब सा लगता है जैसे यह नाम पहले कहीं सुना है। इसके अलावा जो बात सेराफिना को सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि यह शख्स कौन है। मेरी पूर्व प्रेमिका। पूर्व होने के बावजूद भी यह बात उसे बहुत नागवार गुजरती है। लेकिन सेराफिना को इससे भी ज्यादा जो बात दुखी करती है वह यह है कि उसे जलन महसूस करने का हक भी नहीं है। वह मेरी प्रोफाइल खोलती है और हमारी चैट को देर तक ताकती रहती है। आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ती है। सारे जरूरी काम निपट गए और फिर भी मेरी याद नहीं आई। वह बुदबुदाती है। दिल। अगले ही पल हमारी चैट में एक नोटिफिकेशन आती है। तुमने लूसियन के उस होशियार छोटे से सिर को चुटकी ली। अंतरंगता एक बढ़ी। वह मैसेज को घूरती है और बेतहाशा अनसेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन मेरा मैसेज पहले ही आ चुका होता है। कुछ हुआ? अब चाहे कुछ हुआ हो या न हुआ हो, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। सेराफिना एक हल्की सांस छोड़ती है। पूछना था कि काम खत्म हुआ या नहीं। मिसेज ली तुम्हें रात के खाने पर बुलाना चाहती हैं। कोई और बहाना न सूझने पर सेराफिना को मिसेज ली का नाम लेना पड़ता है। मैं मैसेज देखकर छेड़ता हूँ। सिर्फ मिसेज ली मुझसे मिलना चाहती हैं? नहीं, मैं भी चाहती हूँ। वह कितनी सीधी है। मैं उसके चेहरे पर वह गंभीर भाव की कल्पना कर सकता हूँ जब वह यह कहती है। मैं वक्त देखता हूँ, फिर दोबारा टाइप करता हूँ। अच्छा, तो कितना चाहती हो? यह मैसेज देखकर सेराफिना काफी देर तक जवाब नहीं देती। उसका चेहरा गंभीर है। इस सवाल पर माथे पर बल पड़े हुए हैं। उसे पता भी नहीं चलता कि मार्कस कब से दरवाजा खटखटा रहा है। होश आने पर वह आखिरकार उसे अंदर आने को कहती है। मार्कस दरवाजा खोलकर बाकी दिन का शेड्यूल बताने ही वाला होता है कि सेराफिना उसे बीच में काट देती है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वह सीधी होकर बैठती है, वह पहले से कहीं ज्यादा गंभीर, जिससे मार्कस को लगता है कि कोई बड़ी बात हो गई है। सोच समझकर सेराफिना आगे बोलती है। मान लो, मेरा मतलब है बस मान लो, अगर तुमने जिसे पसंद करते हो उसे कहा कि उससे मिलना चाहते हो और उसने पूछा कितना, तो तुम क्या जवाब देते? मिस सिनक्लेयर, ये मिस्टर स्टर्लिंग ने आपसे पूछा है ना? जिस तरह आपने बताया उससे मुझे लगा कोई गंभीर बात है। पता नहीं था कि हमारी मिस सिनक्लेयर भी किसी को मिस करती हैं। जल्दी बताओ, बकवास बंद करो। ठीक है मिस सिनक्लेयर, मुझे लगता है मिस्टर स्टर्लिंग। मैंने यह नहीं कहा कि यह लूसियन है। एक पल की चुप्पी के बाद सेराफिना बस आगे बढ़ जाती है। मार्कस अपने होंठों पर आई हंसी दबाने के लिए खंखारता है और गंभीरता से विश्लेषण करता है। अपने अनुभव से कहूं तो मिस्टर स्टर्लिंग का आपसे यह सवाल पूछना साफ बताता है कि वे जानते हैं आप जवाब देने में शर्माएंगी और वे जानबूझकर आपको छेड़ रहे हैं। यह सुनकर सेराफिना होंठ भींच लेती है, थोड़ा निराश महसूस करती है। उसने सोचा था कि मैं उसकी भावनाएं परख रहा हूं, तो वह बस मजाक कर रहे हैं। ज्यादा संभावना यही है मेरे अनुमान के हिसाब से, लेकिन अगर सच में शक हो तो सीधे पूछ लो। प्रेमी प्रेमिका के बीच सबसे बुरी बात होती है अंदाजे लगाते रहना। जो मन में हो वह कह दो। एक बार बात निकल जाए तो जो सुलझना है सुलझाओ, नहीं सुलझती तो बिना किसी पछतावे के अलग हो जाओ। मार्कस ने आखिरी बात बेपरवाही से कही थी, लेकिन सेराफिना उसे दिल से लगा लेती है। वह इसे सोचने में डूब जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कि मार्कस कब चला जाता है। दूसरी तरफ पहले तो जब सेराफिना जवाब नहीं देती तो मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। घर आकर जब फोन खोलता हूँ तो उसका मैसेज दिखता है। चाहती हूँ, बहुत ज्यादा, बस 4 सीधे साधे शब्द। मैं सोफे पर चढ़ते हुए टाइप करता हूँ और पालथी मारकर बैठ जाता हूँ। इतनी देर सोचने के बाद बस 4 शब्द दिए ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। आखिरी 2 शब्द पढ़कर सेराफिना गैरेज में दाखिल होती है। गाड़ी चलाते हुए वह सोचती है कि मेरे शब्दों का कोई और मतलब तो नहीं। कुछ देर बाद वह जवाब देती है तो फिर भरपाई करूंगी। यह पढ़कर मेरा दिल सच में थोड़ा उछल जाता है, लेकिन मैं जवाब नहीं देता। फोन रखकर मैं नहाने बाथरूम में चला जाता हूँ। कुछ मिनट बाद फोन उठाकर नीचे खाना ढूंढने जाने की तैयारी करता हूँ। तभी सेराफिना का अचानक फोन आता है। मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूँ। फोन हाथ में लिए मैं दौड़ते हुए नीचे जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ और उसे वहां खड़ा देखता हूँ। वह शायद अभी अभी दफ्तर से आई है। चेहरा हल्का सा लाल है और सांस थोड़ी फूली हुई है। मुझे खुलकर उसे देखते देख सेराफिना सहज ही एक कदम आगे बढ़ती है। मैं हार्बर सिटी के कुछ मशहूर स्नैक्स लाई हूँ, इसे अपनी भरपाई समझो। देखो क्या लाई हो, पहले अंदर आने दो, बाहर हवा चल रही है। ये कहते ही मैं एक तरफ हट जाता हूँ। मेरे पास सिर्फ डिस्पोजेबल चप्पलें हैं, अभी इन्हीं से काम चलाओ। मैं ऊपरी अलमारी से चप्पलें निकालता हूँ। यह देखकर कि मैं उसके अचानक आने से नाराज नहीं हूँ, उसे अचानक बेहद हल्कापन महसूस होता है। वो एक वाफल तो हार्बर सिटी की क्लासिक चीज है, मीठी पर ज्यादा मीठी नहीं, बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम। खाकर देखो। और ये रोस्ट डक और फ्राइड स्केवर्स भी बिल्कुल सही वक्त पर आई। मैंने अभी तक खाया नहीं था। शुक्रिया। जब हम खाने की मेज तक पहुंचते हैं और खाने लगने वाले होते हैं, मैं अचानक उसे रोकता हूँ। रुको, क्या तुम पीती हो? पीती हूँ। कौन सी चीज? फ्रूट वाइन, कुछ जो मैं राजधानी से लाया था। लेकिन उसका ध्यान शराब पर नहीं, जगह पर है। यह पहली बार है जब मैंने बताया कि मैं कहां से हूँ। सेराफिना की आंखें चमक उठती हैं। वह सोचती है कि राजधानी का जिक्र करके शायद मैं उसके सामने खुलने लगा हूँ। जितना सोचती है उतना ही उत्साहित होती जाती है, लेकिन बाहर से संयत बनी रहती है। जल्द ही मैं एक बंद मर्तबान लिए मेज पर वापस आता हूँ। जब मैं गाँव गया था तब बनाई थी यह। एक दादी से शहतूत की शराब बनाना सीखा था। बहुत अच्छी है, खुश नसीब हो। इतना कहकर मैं सफाई से कॉर्क खींच लेता हूँ। अगले ही पल हवा में एक गहरी खुशबू फैल जाती है। जब मैं उसका कप भरकर उसे देता हूँ तो
तो वह हिचकिचाती है। पी नहीं रही, घर पर परिवार की नजरों के सामने मुझे हर बार बस एक छोटा सा घूंट ही मिलता था। अब मेरे साथ पीने का मौका है। नहीं नहीं, मुझे डर है कि तुम नशे में धुत हो जाओगे। सेराफिना की खुद की सहन शक्ति काफी अच्छी है, इसलिए उसे अपनी चिंता नहीं, लेकिन वह लोगों को अच्छे से भांप लेती है। उसे अंदाजा होता है कि मेरी सहन शक्ति कम होगी। मैं गंभीरता से कसम खाता हूँ, फिर पहले खुद कप उठाता हूँ। मैं ठीक हूँ, नशा नहीं होगा। सेराफिना के पास कोई चारा नहीं बचता। वह लाड में आकर अपना कप मुझसे टकराती है और मेरे साथ खाती पीती रहती है। 1 घंटा गुजर जाता है, मेरा तीसरा कप खाली हो जाता है और मुझे फिर शराब को आंखों से नापते देखकर वह बोलती है, लूसियन अब और मत पियो, और पिया तो नशा हो जाएगा। लाल हुए चेहरे के साथ मैं फिर जिद करता हूँ, क्या बड़बड़ा रही हो, नशा कैसे होगा मुझे? जितना पीता हूँ उतना दिमाग और साफ होता जाता है। फिर मैं सेराफिना का हाथ पकड़ लेता हूँ जो मुझे रोक रही है और धकेलने लगता हूँ। ये हिल क्यों नहीं रहा? पूरी ताकत लगा रहा हूँ। वाह, यह हाथ तो बड़ा सुंदर है। उसे ताकते हुए मैं अचानक अपनी तर्जनी उठाता हूँ और उसके हाथ की पीठ पर हल्के से रख देता हूँ। उसकी हैरान नजरों के बीच मैं उसके पोर सहलाने लगता हूँ। वह धीरे से पूछती है, लूसियन नशा हो गया क्या तुम्हें? वह मेरी बेध्यानी में अपना हाथ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी नजरें तेज हैं। मैं फौरन उसे थाम लेता हूँ, फिर अधीरता से उसे घूरता हूँ। हिलो मत, देखने दो। यह सुनकर सेराफिना गहरी सांस लेती है। उसकी कनपट्टियां दुखने लगती हैं। अब पूछने की भी जरूरत नहीं, ये आदमी पक्का नशे में है। कहते थे सहन शक्ति बहुत अच्छी है, बस 3 कप में। यह सोचकर वह एक सांस छोड़ती है और अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि खींच नहीं सकती। लगता है नशे में भी मैं सतर्क हूँ। मैं उस पर हंसते हुए उसका हाथ खींचकर अपने गाल पर लगा लेता हूँ, फिर सिर झुकाकर उसके हाथ की पीठ से गाल रगड़ने लगता हूँ। सेराफिना, यह मुझे अच्छा लगता है। मुझे इस हाल में देखकर उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वह मुझे अपना हाथ थामे रहने देती है और चुपचाप अपनी शराब के घूंट लेती रहती है। जल्द ही मैं अचानक एक और हुक्म देता हूँ, हाथ बदलो। वह वाला बहुत गर्म हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा। सेराफिना आज्ञाकारी होकर दूसरा हाथ आगे कर देती है। मैं ध्यान से उसे महसूस करता हूँ और पुष्टि करने के बाद कि यह भी अच्छा लगता है, कहता हूँ, सेराफिना यह वाला गर्म नहीं है। इस बार जो शख्स मुश्किल से खुद को संभाले हुए था वह तुरंत लाल हो जाती है। वह सांस छोड़ती है, देखती है कि मैं उसके हाथ से खेल रहा हूँ। अचानक राहत महसूस होती है कि मेरा ध्यान उसके चेहरे पर नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ पर टिकी मेरी भटकती नजर उठती है और मैं बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगता हूँ। सेराफिना, तुम्हारा चेहरा इतना लाल है, जरूर नशा हो गया होगा। यह सुनकर सेराफिना सहज ही दूसरे हाथ से अपना चेहरा छुपा लेती है। लूसियन, जरा देखो तो कौन सच में नशे में है। मेरी आंखें चमक उठती हैं। क्या कहा तुमने? देखूं, क्या शानदार मौका है। उसकी हैरान नजरों के बीच में खड़ा हो जाता हूँ। अगले ही पल मैं उसके सामने खड़ा हूँ। सेराफिना पहले अपना बदन तान लेती है और सांस रोक लेती है। फिर मेरी धुंधली आंखें देखकर वह चुपचाप अपना नियंत्रण ढीला छोड़ देती है और मेरी खुशबू को महसूस करती है। अगर मैं जरा सा और झुक जाता तो उसकी नाक छू लेता। एक पल को वह खुद झुकना चाहती है, लेकिन वक्त रहते होश में आ जाती है। मगर मैं और पोपक को गोसे कानिफ और बेपरवाह हो जाता हूँ। उसके बदन पर हाथ फेरता हुआ आखिरकार उसकी कानकी छू लेता हूँ। जिस पल मैं उसे छूता हूँ, सेराफिना लगभग काबू खो देती है। दांत भींचते हुए वह मेरी सांस से बचने के लिए सिर घुमा लेती है और कमजोरी से मुझसे गुजारिश करती है, लूसियन खिलवाड़ बंद करो। क्या सुनाई नहीं दिया? सुना था तुमने? नहीं सुना। मैं उसे कड़े भाव से घूरने का नाटक करता हूँ और जैसे ही सेराफिना सोचती है कि मैं नाराज हो रहा हूँ, वह देखती है कि मेरी नजर उसकी नाक से होते हुए होंठों पर खिसकती है, फिर और नीचे जाती है। आखिरकार मेरी आंखें वहीं टिक जाती हैं। सेराफिना मेरी नजर से जम जाती है। वह अपनी सबसे तेज रफ्तार से उठ खड़ी होती है। लूसियन, कोई गलत ख्याल मत लाना। मैं हैरान सा दिखता हूँ, सिर खुजाता हूँ। किस बात से डर रही हो? डर नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। वैसे भी क्या तुमने अभी मुझे देखने को नहीं कहा? मैंने कब बीच में ही सेराफिना को अचानक याद आता है कि उसने सच में देखने वाला शब्द इस्तेमाल किया था। तुमने गलत सुना, मेरा वह मतलब नहीं था। लेकिन यह कहते ही मेरा भाव आहत हो जाता है। सेराफिना मुझे इस हाल में नहीं देख सकती। मुझे लगभग खड़े न रह पाते देखकर उसका दिल डर से सिकुड़ जाता है। कुछ देर बाद वह झुक जाती है और मेरे पास आ जाती है। ठीक है, छू लो, लेकिन कुछ जगहें सीमा से बाहर हैं। उसकी गलती, नशे में धुत इंसान से क्यों बहस करे? मुझे मान जाते देखकर मैं संतोष से उसके कंधे पर थपकी देता हूँ। सेराफिना, मुझे नींद आ रही है। यह सुनकर सेराफिना वहीं जम जाती है। नींद? कैसे सोना है? चेहरा धोना, दांत साफ करना, बिस्तर पर लेटना, आंखें बंद करना और सो जाना। कुछ देर बाद सेराफिना मेरे पीछे पीछे ऊपर जाती है, सीधे गेस्ट बेडरूम में। जब वह पहुंचती है तो देखती है कि मैं हाथ में एक नया टूथब्रश लिए उसे मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। फिर मैं तौलिए और नहाने के तौलिए निकालता हूँ, उसे एक एक करके थमाता हूँ, संतुष्ट होकर चला जाता हूँ। सेराफिना बंद पैकेट की चीजें बाहों में थामे खड़ी है, अपनी भावनाएं बयान नहीं कर पा रही। ये सोचते हुए सेराफिना को अचानक लगता है कि शायद वह पूरी जिंदगी मेरे लिए पूरी तरह गिरती ही जाएगी। बाहर से मेरी आवाज फिर आती है। वह जल्दी से बाहर आती है और देखती है कि मैं पहले से टूथपेस्ट मुंह में भरे दांत साफ कर रहा हूँ। मैं सिर टेढ़ा करके उसे शुभरात्रि कहता हूँ। लूसियन, शुभरात्रि। कुछ मिनट बाद सेराफिना मेरे बिस्तर के पास खड़ी है, देख रही है कि मैं रजाई में लिपटा गहरी नींद में सोया हुआ। वह हाथ उठाकर मेरे बेडरूम की लाइट बंद करती है और चली जाती है। लेकिन सेराफिना घर नहीं जाती। वह मेरे कमरे से सटे गेस्ट रूम में लेट जाती है, दोनों दरवाजे खुले रखती है। उसे पता है कि नशे में लोग रात को उल्टी में दम घुटने से परेशान हो सकते हैं और उसे मेरी चिंता है। शुक्र है कि मैं रात भर चैन से सोता रहता हूँ। वह किसी से खिचड़ी और हैंगओवर का सूप मंगवाती है, मेज
मेज पर रखती है, मेरे लिए एक मैसेज छोड़ती है, फिर दफ्तर चली जाती है। दोपहर को मेरी आंख प्यास से खुलती है। झुकी हुई आंखों के साथ नीचे आता हूँ, रसोई से पानी लेता हूँ और तभी मेज पर रखे 2 इंसुलेटेड डिब्बे नजर आते हैं। माथे पर बल पड़ते हैं। हैरान होता हूँ, सोचता हूँ यह क्या है। पास जाकर जांच करता हूँ कि कहीं बम तो नहीं है। तभी ढक्कन उठाता हूँ और बेहद खुशबूदार खिचड़ी पाता हूँ। सहज ही इधर उधर नजर दौड़ाता हूँ। याद आता है कि सेराफिना और मैंने कल रात साथ खाना खाया था। और फिर जैसे जैसे मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, कल रात के दृश्य एक एक करके जहन में कौंधने लगते हैं। जब मुझे एहसास होता है कि मैंने कल सेराफिना के साथ क्या किया, मैं वहीं जम जाता हूँ। वह मैं था, वह बेशर्म इंसान जो उसका फायदा उठा रहा था। सच में मैं सोफे पर पसर जाता हूँ और बदन को उस पर उछलने देता हूँ। लगता है अब सब खत्म हो गया। मेरा सेराफिना के साथ छेड़खानी करना इस हद तक पहुंच गया है कि मेरा अवचेतन मन भी वैसा ही करने लगा है। अब आगे उसके सामने कैसे जाऊंगा? अगर मैं नाटक करूं कि कुछ याद नहीं, क्या सेराफिना मान लेगी? इसी सोच में डूबा हूं कि अचानक डोरबेल बजती है। जीने की कोई इच्छा न बची हो, इस भाव के साथ खुद को सोफे से घसीटकर उठाता हूं और दरवाजे की तरफ तैरते हुए जाता हूं। कुछ सेकंड बाद जब बाहर सेराफिना को खड़े देखता हूं, मैं बिना सोचे समझे दरवाजा बंद कर देता हूं। जब होश आता है कि यह मैंने क्या किया, चेहरे का रंग उड़ जाता है। इस हरकत का साफ मतलब है कि मुझे कल का सब कुछ याद है। दरवाजे के पार उसकी हंसी सुनाई देती है। एक गहरी सांस लेता हूँ, किस्मत को स्वीकार करता हूँ और दरवाजा फिर खोल देता हूँ। मुझे पता है कल रात में हद से आगे निकल गया। चाहो तो डांटो मुझे। सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ, फिर आंखें बंद करके थप्पड़ का इंतजार करता हूँ। लेकिन जिस थप्पड़ की मैंने कल्पना की थी वह नहीं आता। उसकी जगह एक गर्म हाथ मेरे सिर पर फेरा जाता है। मुझे हैरानी से आंखें खोलते देखकर सेराफिना के होंठों पर मुस्कान आ जाती है और वह पलटकर पूछती है, तुम हद से कैसे निकले? और यह तुम्हें कैसे पता कि मुझे वह नहीं चाहिए था? मेरे कुछ समझने से पहले ही सेराफिना का चेहरा मेरे सामने बड़ा होने लगता है। लूसियन, क्या तुम जानते हो कल रात जब तुम इतने पास थे तो मैं क्या करना चाहती थी? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका यह पूछने के बाद मेरी नजर उसके होंठों पर जा टिकती है। मुझे नहीं पता सेराफिना क्या करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ। जैसे मेरे ख्यालों को भांपते हुए वह एडियाम वापस जमीन पर टिका लेती है और मेरे पास से गुजरते हुए वह बस एक पंक्ति छोड़ जाती है, मैं भी वही सोच रही हूँ जो तुम सोच रहे हो। यह सुनकर मेरे चेहरे पर सवाल या निशानों की भरमार हो जाती है। मैं जल्दी से उसके पीछे भागता हूँ। मेरा क्या ख्याल, तुम्हारा क्या ख्याल? रुको, उसे कैसे पता चला कि मैं अभी क्या सोच रहा था? लेकिन सेराफिना जवाब नहीं देती। उसकी नजर मेज पर रखे अनछुए हैंगओवर सूप और खिचड़ी पर जाती है। अभी अभी उठे हो, मैं और पूछना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे ही पल सोचता हूँ कि यह मुझे बहुत उतावला दिखाएगा, तो मैं खुद को रोकता हूँ और बस एक ठंडा सा हूँ कहता हूँ। देखता हूँ कि सेराफिना पहले ही रसोई से कटोरे निकाल रही है, खिचड़ी और हैंगओवर सूप परोस रही है और मुझे एहसास होता है कि वह यह सब बड़ी सहजता से करती है। मुझे तुरंत उठने पर साफ खाने की मेज याद आती है और फौरन अपराध बोध होता है। मत कहो कि कल रात तुमने पूरा डाइनिंग रूम भी साफ किया। हाँ, जाते जाते कर दिया। आओ खाओ, जल्दी करो। वह सब कुछ करती है और सोचती भी है, लेकिन वह मेरा पीछा नहीं कर रही। वह एक बच्चे की माँ की तरह पाल रही है मुझे, है ना? देखता हूँ कि सेराफिना पहले ही कुर्सी खींच चुकी है, तो मैं आकर बैठ जाता हूँ और मुलायम मलाईदार खिचड़ी का एक घूंट लेता हूँ। सेराफिना जो अभी फोन निकाल रही थी, मुझ पर एक नजर डालती है। तुम खा नहीं रही? मैं दफ्तर की कैंटीन में खा लाई। तो अगर खा आई थी तो यहाँ क्यों आई? बीच में ही मुझे समझ आता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं वक्त रहते मुंह बंद कर लेता हूँ। लेकिन सेराफिना यह सुनहरा मौका जाने नहीं देती। मैं देखने आई थी कि हमारे राजकुमार की आंख खुली या नहीं, बस ज्यादा कुछ काम नहीं था तो थोड़ी आलसी हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं रोज दोपहर तक सोता हूँ। मेरी प्रतिक्रिया देखकर सेराफिना खुद को हंसने से नहीं रोक पाती। उसे लगता है कि भले ही मैं कुछ न करूं, बस मुझे देखने से उसका मन बेकाबू होकर खिल जाता है। सेराफिना की हंसी थोड़ी जोरदार हो जाती है तो मैं नाराजगी से उसे एक नजर देता हूँ, फिर जल्दी जल्दी खाना खत्म करता हूँ। जैसे ही मैं खाना खत्म करता हूँ, देखता हूँ कि सेराफिना उठकर सफाई करने वाली है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं करूंगा। मेहमान का काम करना कहाँ की बात है। इतना कहकर मैं डिब्बे और कटोरे रसोई ले जाता हूँ, आस्तीनें चढ़ाता हूँ और धोने लगता हूँ। आंख के कोने से देखता हूँ कि सेराफिना न जाने कब मेरे पीछे आ गई। रसोई के दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही है। मुझे थोड़ी अजीब सी हालत होती है। क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि मैं काम कर सकता हूँ? नहीं, तो फिर मुझे क्यों घूर रही हो? बोर हो रही थी। अच्छा, कब से मिस सिनेक्लेयर ने चैट गर्ल का पेशा अपना लिया? तनख्वाह अच्छी है। सेराफिना बुरा नहीं मानती। वह सोचने वाले भाव से खेल में शामिल भी हो जाती है। मुझे कटोरे स्टेरलाइजर में रखते और मुड़कर डिब्बे उठाते देखकर वह आखिरकार जवाब देती है, कुछ खास अच्छी नहीं। फिर मुझे एक टिश्यू थमाती है। असल में ग्राहक को खुश रखना होता है ना मिस्टर स्टर्लिंग? हाथ से पानी पोंछते हुए मैं बेपरवाही से बोलता हूँ। मुझे लगता है तुम बस ठीक ठाक हो। बस ठीक ठाक? ठीक ठाक ही क्यों? मिस्टर स्टर्लिंग बताइए मुझ में कहाँ कमी है? मेरे सामने खड़ी इस औरत के नैन नक्श बिल्कुल सही है। मेरी आंखें चमकती हैं। फिर मैं जल्दी से शांत दिखने का नाटक करता हूँ। तुम बहुत संकोची हो, एक चैट गर्ल को ज्यादा। समझे ना? समझे ना? वह क्या होता है? मुझे समझ नहीं आया।